मैं अमित वर्मा एवी सर फिर आपके सामने हाजिर हूँ एनएलएम का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। पहले लेक्चर के आप कुछ फीडबैक्स मिले, कुछ बच्चों ने कहा तेज है, कुछ ने कहा सर थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम है। कोशिश करूंगा इस बार कि आप लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करूं, अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऐसा पढ़ाऊं कि अगर हमारा इंटरेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी हम हर प्रॉब्लम तक पहुंच पाए। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। वादा कीजिए आखिरी मोमेंट तक आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और मैं आपसे बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेरे साथ मिलकर के। प्यारे बच्चों, एक शेर से शुरुआत करता हूं आज के फिर मैं इस लेक्चर की कि नदिया के उस पार से ठंडी हवा आती तो है, नदिया के उस पार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो है, भीगी हुई बाती तो है। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को थोड़ा सा इग्निशन रखिए, विश्वास कीजिए, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ये आप देख रहे हैं एक इंक्लाइन प्लेन, जिस इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल कितना है थीटा, जिस पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट्स एफबीडी। तो प्यारे बच्चों, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि इस पर लगने वाले फोर्सेस को मुझे शो करना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्यारे बच्चों कि इस पर एक mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब प्यारे बच्चों, सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि n को ब्रेक करना है या mg को ब्रेक करना है। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करते समय कोशिश करें, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने का सरल तरीका बताया था क्या, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से जिधर मुंह मारे, यानी कि जो उसकी मुंह मारने की डायरेक्शन होती है, यानी कि जिस तरफ वो जाता है, वही डायरेक्शन किसकी होती है, वही डायरेक्शन उसके एक्सेलरेशन की होती है। अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से जा रहा हो, किसी वेलोसिटी v से, और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उस केस में वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। और अगर कोई बॉडी किसी तरफ जो मुंह मार रहा होगा और इसकी स्पीड अगर बढ़ रही होगी, तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा कोई चौथा केस पॉसिबल नहीं है। तो क्या प्यारे बच्चे, रेस्ट से ब्लॉक अगर जाएगा तो ऊपर तो जाने से कहाँ जाएगा, नीचे। इंट्यूशन, फिजिक्स मतलब इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब पूर्वाभास, जो मुझे फील कहती है। तो सर फील ये कह रही है कि ब्लॉक को कहाँ जाना चाहिए, नीचे। तो अगर प्यारे बच्चों ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, तो क्या इसका मतलब, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यस, और अगर तुम मिल जाओ कौन, एक्सेलरेशन, तो क्या फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे हम। यस, तो इसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही मुझे एक्सिस को एज्यूम करना होगा। तो ये मेरे पास x है, ये x डैश है, ये y है, और ये क्या है, y डैश। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अपने हिसाब से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमाइए। प्यारे बच्चों, mg कहाँ लग रहा होगा, mg एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्यारे बच्चों, नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होगा, थीटा। ये थीटा होगा प्यारे बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। अब मुझे पता है कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, इसी डायरेक्शन में मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, यानी कि इन डायरेक्शंस में फोर्स को रिजॉल्व करना है। नॉर्मल ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, तो mg चूंकि इसके बीच में है, तो mg के टुकड़े करने होंगे, यानी कि mg का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये होगा प्यारे बच्चा mg cos थीटा, जबकि mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाले फोर्सेस को क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, यानी कि दिस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। प्यारे बच्चों, m sin शम्मा हो गए, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी g sin थीटा। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन पर चाहे ब्लॉक कितने भी मास का हो, उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझे तो आइए जरा चलते हैं। अगर प्यारे बच्चों ये दो इंक्लाइन प्लेन है, जिन दोनों की थीटा क्या है, सेम। इस ब्लॉक का मास है कितना, m1, इस वाले ब्लॉक का मास कितना है, m2। चाहे m1 बड़ा हो m2 से, चाहे m1 छोटा हो m2 से, या m1 बराबर हो m2 से, अगर थीटा की वैल्यू सेम होगी तो बोथ द ब्लॉक विल हैव द सेम एक्सेलरेशन।
यानी कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशंस क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा कह रहा है बच्चों एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो फोर्स बैलेंस कर सकता हूं, यानी कि दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, mg cos थीटा, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा, यानी कि नॉर्मल थीटा के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अलग अलग नॉर्मल, अलग अलग वेज के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं टाइम की, यानी कि अगर आपको ये दिया हो कि इस वेज की, इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है L, तो मैं, और ये ब्लॉक कहां से चल रहा हो, ये ब्लॉक रेस्ट से चल रहा हो, तो इस सिचुएशन में मैं यूज कर सकता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो s इज इक्वल्स टू L, रेस्ट से शुरू हुआ था तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा, तो हाफ g sin थीटा इनटू t स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो कह रहे बच्चों t की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन g sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, यानी कि ये टाइम भी किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्या अलग अलग इंक्लिनेशन के लिए टाइम अलग अलग होगा? यस, जिसका थीटा ज्यादा उसका साइन थीटा ज्यादा, साइन थीटा ज्यादा तो टाइम कम, यानी कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन होंगे जिसमें एक एंगल थीटा 1 और एक एंगल थीटा 2 होगा, तो जिसका एंगल छोटा होगा ऑब्वियस है उसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आइए करते हैं अगला सवाल। आपको दिखाई दे रहा है 2 kg का ब्लॉक, एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने डिग्री है, 37 डिग्री है। यहाँ पर ये लेंथ है 20 मीटर। आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए। ये रिजल्ट्स आपको वैसे भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कह रहे बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा मैं जानता हूँ, sin थीटा sin 37 दैट इज 3/5। ये वाला ट्रायंगल अब तो काफी अच्छे से हमारे प्रैक्टिस में आ गया है। ये 37 तो ये 3 और ये 4 क्या होता है 5, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ब्लॉक इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव कर रहा होगा। प्यारे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, तो यानी कि जो नॉर्मल होगा mg cos थीटा हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। और फिर मुझसे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालिए, तो टाइम इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 12/g sin थीटा। ये लेंथ मुझे गिवन है, तो मैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कभी कभी आपको ये वाला लेंथ दिया होता है तो आप इस वाली लेंथ को इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं, वैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको प्यारे बच्चे बता देना चाहता हूँ, अगर ये वेज किसी एलिमेंटर के अंदर हो जो a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा हो, a नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा हो, अगर इसका मास हमारा एंगल कितना होगा थीटा, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, g इफेक्टिव। ओके, तो g इफेक्टिव आ जाएगा g प्लस a नॉट, ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, नीचे जाता है तो माइनस। तो इस सिचुएशन में जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ होगा, दैट विल बी g प्लस a नॉट sin theta, and the time would be, that time is equals to under the root of 2L upon g plus a naught sin theta, and the normal reaction n is equals to mg plus a naught cos theta। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर ये जो आपकी लिफ्ट है ये किसी एक्सेलरेशन a नॉट से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो यहाँ जो g इफेक्टिव होगा g माइनस a नॉट। तो इन सारे फॉर्मूलों में यानी कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डैश होगा, दैट a डैश इज इक्वल्स टू g माइनस a नॉट sin थीटा। ओके, द टाइम इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2L अपॉन g minus a naught sin theta, and that normal reaction is equals to mg minus a naught cos theta। हालांकि जब हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ाएंगे तब आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे दो सवाल मैंने कनेक्ट किए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको बनाऊं जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स हम लोग क्या कर सके, रिवाइज कर सके, ताकि स्पीड भी सही रहे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कवर हो सके। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितने डिग्री है, 37 डिग्री, लेंथ है 12 मीटर। ओके, सेम इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर है और 2 kg का ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। ये कह रहा है कि दिस एलिवेटर इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स। और ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो
तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि प्यारे बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, इन दोनों का क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक के टाइम पे क्या निकालना है, इनके भी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो मैं जानता हूँ ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, याद हो गया है। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है mg इफेक्टिव इनटू cos थीटा। पहले केस में हो जाएगा mg प्लस ए नॉट cos थीटा, क्या है यस, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो g प्लस ए नॉट आ जाता है, और अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो g माइनस ए नॉट m2 इज इक्वल्स टू mg माइनस ए नॉट cos थीटा। तो यहाँ से n1 और n2 का जो रेशियो आ जाएगा, m से m छम्मा हो गए, तो प्यारे बच्चों g प्लस ए नॉट अपॉन g माइनस ए नॉट, ओके। g प्लस ए नॉट आ जाएगा 12, g माइनस ए नॉट आ जाएगा प्यारे बच्चों 8, यानी कि it comes up to be 4, यानी कि it comes up to be 3/2 is the ratio of the normal reactions। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के लिए हमने सीखा था 12 अपॉन g साइन थीटा। प्यारे बच्चों नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, g इफेक्टिव यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और g इफेक्टिव के साथ लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो दैट t1 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2l अपॉन g प्लस ए नॉट साइन थीटा। और प्यारे बच्चों t2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2l अपॉन कितना, g माइनस ए नॉट साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से T1 अपॉन T2 का जो रेशियो आ जाएगा 12 12 छम्मा छम्मा, साइन थीटा सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि दिस वुड बी g माइनस ए नॉट अपॉन g प्लस ए नॉट। यार बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 8, ये आ जाएगा मेरे पास 12, so it comes out to be under the root of 2/3। It is the ratio of the time, okay। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एक m1 मास का ब्लॉक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, एक दूसरा m2 मास के ब्लॉक से। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ओके, जब तक ना कहा जाए एंगल कितना है थीटा। अब आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन और टेंशन क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ऑब्वियस फील आ रही है, कोई बॉडी रेस्ट से चलेगी तो ये नीचे जाएगा, है ना, तो इसको आगे खींच ले जाएगा। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन इधर अज्यूम कर लिया है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कुछ इधर की तरफ होगा, ओके। और फिर वही फोर्सेस को रिजॉल्व करने की बात है, तो ये वाला इधर की तरफ होगा m1g cos थीटा मेरा बच्चों, और इधर की तरफ होगा m1g sin थीटा, ओके। अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा परपेंडिकुलर mg cos थीटा। ये होगा क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन रस्से में कितनी आ जाएगी, t। इस रस्से में टेंशन सेम रहेगी, इधर आ जाएगी t। आइए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, क्योंकि रेस्ट से बॉडी जिधर की तरफ चलना शुरू करती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये वाला क्या हुआ बेटा प्लस, और ये क्या हुआ माइनस। तो एक इक्वेशन होगी m1g sin थीटा माइनस t is equals to m1 into a, okay। The second equation is t is equals to m2 into a, छम्मा हो गए प्यारे बच्चों। m1g sin थीटा is equals to m1 plus m2 into a आ जाएगा, तो a comes out to m1g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाकर किसी इक्वेशन में रख देंगे तो टेंशन आ जाएगी m2 m1g sin थीटा अपॉन m1 प्लस, ओके। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रही बात नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सिचुएशन होगी m1g cos थीटा, ओके, इस वाले ब्लॉक के लिए। और अगर इस वाले की बात करें, ये m2 होगा, so that m2 is equals to m2g, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक्सेलरेशन और टेंशन पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, ऐसी फील आ रही है कि यार मासेस तो पता होने चाहिए थे। मासेस अगर इसका ज्यादा होता तो ये भी हो सकता था कि इधर चल जाता, और अगर इसका ज्यादा हो तो सकता है इधर चल जाता। ऐसे क्वेश्चंस में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम किया है और एक्सेलरेशन आपका आता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपकी एज्यूम डायरेक्शन सही है। और अगर एक्सेलरेशन क्या आता है नेगेटिव, इसका मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा।
तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, मैं एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ एज्यूम कर लेता हूँ, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर होगा। हाँ बेटे, ये क्या लग रहा होगा, m2g, धागे में टेंशन कितनी आ रही होगी, t, इसमें t होगी, इसके लिए t इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ मैं फिर जानता हूँ m1g cos थीटा, इधर की तरफ m1g sin थीटा। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हुआ। यस, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये वाला फोर्स पॉजिटिव, ये वाला फोर्स नेगेटिव, तो इक्वेशन हो गई m1g sin थीटा माइनस t इज इक्वल्स टू m1 into a, और दूसरी इक्वेशन हो गई p माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि m1g sin थीटा माइनस m2 यहाँ ब्रैकेट into g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m, क्या बच्चों, into a, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी m1 sin थीटा माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो मेरे पास क्या मिलता है, टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, लैंग्वेज पढ़ना भी अपने को आना चाहिए किसी क्वेश्चन की कि उसकी लैंग्वेज में एक्चुअल में क्या कहा गया है। ध्यान दीजिए, ये एक ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, एंगल थीटा 30 डिग्री, ये लेंथ कितनी है l। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a को m1 मान ले और b को क्या मान ले, m2 मान ले, तो जो इस ब्लॉक को यहां तक यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना समय लगता है, तब जबकि इनके मासेस इंटरचेंज हो जाए। मासेस इंटरचेंज का मतलब ये m2 हो जाए और ये क्या हो जाए, m1 हो जाए। तो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में इन दोनों मासेस के रेशियो को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। व्हेन m is m1, mb is m2, इसका मास m1, इसका मास m2। भैया इंटरेस्टिंग ना लगा, बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज पेशेंस के साथ सुने, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, जब ये m1 है, ये m2 है और इसको l लेंथ ट्रेवल करना है, तो माना इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है t1। फिर क्या है, मासेस को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ये m2 हो गया और ये क्या हो गया, m1। तब टाइम कितना लग रहा है, तब टाइम लग रहा है t2। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट t1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ t2। ओके, दैट t1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ t2। तो जब t1 किसके बराबर है, 3 t2 के बराबर, ये आपको क्वेश्चन में दिया, इसकी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके मासेस के रेशियो क्या है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, अगर ये वाला ब्लॉक क्या हुआ, ये m2 हुआ और ये क्या हुआ, m1, इसको इधर जाना है, इसको नीचे आना है, तो इसका एक्सेलरेशन a इस डायरेक्शन में मान लो, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लो। यहाँ टेंशन कितनी हो गई थी, सब बच्चे ध्यान दें इधर की तरफ, m1g sin थीटा। ओके, ये वाला मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ होगा, m1g cos थीटा, नीचे की तरफ m2g होगा और ये होगी टेंशन t। आइए इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एक इधर है तो ये प्लस हुआ, यानी कि m2 के लिए फॉर m2 ब्लॉक m2g minus t, m2g minus t is equals to m2 into a। ओके बेटा, और इस वाली इक्वेशन के हिसाब से t minus m1g sin थीटा is equals to m1 into a। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में ये हो गई छम्मा छम्मा, तो यहां से m2 minus m1 sin थीटा into g is equals to m1 plus m2 into a। Okay, so this acceleration comes out to be m2 minus m1 sin theta into g divided by m1 plus m2। प्यारे बच्चों, इस एक्सेलरेशन को मैं क्या कहूंगा, a1 कहूंगा, क्योंकि शर्त के अनुसार मैंने पहले इसको m2 माना और उसको क्या माना, m1। अब देखिए कितनी चालाकी से इतने भारी सवाल को इसने शॉर्ट में कह दिया कि m1 m2 को इंटरचेंज कर दो। ओके, जो m1 m2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहां से मेरे पास दैट एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी m1 माइनस m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास यहां से आ गए हैं एक्सेलरेशंस के रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है, मुझे मासेस के रेशियो कैलकुलेट करने हैं।
अब देखते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। सो T1 के लिए लिखना चाहता हूँ दैट n इज इक्वल्स टू हाफ इंटू A1 इंटू क्या T1 का स्क्वायर, और बेटा अगर मास इंटरचेंज कर दिया और एक्सेलरेशन A2 हुआ तो T2 के कोरस्पॉन्डिंग L को लिख सकता हूँ हाफ A2 इंटू T2 का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों के लेंथ बराबर है, डिवाइड कर लिया, इक्वेट कर दे तो A1 T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 T2 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास जो T1 T2 का रेशियो आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ A2 by A1। A2 by A1 यहाँ से मेरे पास इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ से इसके अंदर पुट करने पर जब इनको डिवाइड कर दूंगा ये तो हवा में खत्म हो गए, तो यानी कि दिस कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ M1 माइनस M2 साइन थीटा अपॉन M2 माइनस M1 साइन थीटा। प्यारे बच्चों T1 T2 का रेशियो आपको गिवन है, T1 इज इक्वल्स टू 3T2, यानी कि T1 T2 का जो रेशियो आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी 3। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 19 by 11। और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 30 डिग्री, आप भूल ना जाए। तो थीटा 30 डिग्री पता है, ये किसके बराबर है 3 के, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या 9 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 साइन थीटा कितना होगा बाई 2 आ जाएगा, और अपॉन M2 माइनस M1 बाई 2 आ जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके जो रेशियो होंगे M1 और M2 के, दिस रेशियो कम्स आउट टू 19 by 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज के लिए ज्यादा नीचे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अगला सवाल। ये M1 ये M2 ये अल्फा और ये क्या है बीटा। आइए देखते हैं कि सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं। अब चूंकि एंगल्स नहीं दिए हैं, मासेस नहीं दिए हैं, तो फिर क्या किया जाए, इसलिए कहीं भी आप सिस्टम को चलता हुआ मान सकते हैं। तो मैंने माना कि इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो अगर ये रेस्ट से इधर चल रहा है तो ये ऑब्वियस है कहा जाएगा ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों इधर की तरफ होगा। आइए इसका FBD बनाते हैं। इसका FBD में प्यारे बच्चों जो M1 है इस पर M1 जी कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। इस M1 जी के कितने कंपोनेंट कर सकता हूँ, 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो M1 जी कॉस अल्फा तथा M1 जी प्यारे बच्चों साइन अल्फा होगा। इसी तरह से ये मेरे पास M2G होगा, M2G होगा तो फिर इसके 2 टुकड़े से ये बीटा होगा, ये बीटा होगा तो ये M2G साइन बीटा होगा, जबकि ये M2G कॉस बीटा होगा। ओके, स्ट्रिंग में यहाँ आएगी टेंशन T, यहाँ आएगी टेंशन T। सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ये प्लस हुआ, ये क्या हुआ माइनस, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है M2G sin बीटा माइनस T इज इक्वल्स टू M2 into A। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई है, यहाँ पे A की डायरेक्शन में T है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यानी कि T माइनस M1G sin अल्फा इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन से टेंशन छम्मा छम्मा हो गई, तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी, यानी कि आप यहाँ से M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा इंटू G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा अपॉन M1 प्लस। ओके, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इस A की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट। अब इसका एक अल्टरनेटिव समझे, बहुत प्यारा तरीका है। ओके, इसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। अब तक मैंने ये आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम फंडामेंटल तरीके से जा रहे थे, लेकिन इसके बहुत प्यारा सा जुगाड़ है। आप इस सिस्टम को ऐसे उठा के रख सकते हैं। अगर आप इस सिस्टम को ऐसे उठा के रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या होने वाला है।
ऐसे रखने पर इधर की तरफ खींचने वाले इसको कौन, m2g साइन बीटा, इधर की तरफ इसको m1g साइन अल्फा। टेंशन हो गई प्यारे बच्चों इंटरनल, तो क्या इसका एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ है तो इसको एक सिस्टम मान सकता हूं, और जब सिस्टम मान सकता हूं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका होता है F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, और ये मेरे पास प्लस ये वाला माइनस नेट फोर्स के हिसाब से, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक हम लोग यूनिफॉर्म मैसिव लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अक्सर जो है प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आइए जरा समझते हैं क्या है यूनिफॉर्म मैसिव लोग। पहली बात तो ऐसी रस्सी जिसका मास होगा, और यूनिफॉर्म मतलब उसका मास कैसा होगा, एक जैसा होगा, यानी कि रस्सी नहीं है, रस्सा है, रस्सा। ओके, आइए जरा देखें। तो प्यारे बच्चों, ये एक रस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसका मास कितना है L, लेंथ कितनी का हूँ L, और इसके इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है F। ओके, इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, और इस पर ये फोर्स कितना लग रहा है F। ओके, तो आपसे पूछ रहा है यार, ये जो पॉइंट P है जो कि इस वाले एंड से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, आपसे कह रहा है कि इस वाले पॉइंट पर टेंशन क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। प्यारे बच्चों, अब तक आप पढ़ते थे बिना मास वाली रस्सी, पहली बार आप कैसे पढ़ रहे हैं, मास वाली रस्सी पढ़ रहे हैं। तो मास वाली रस्सी जब एक्सेलरेट होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब मैसिव रॉक एक्सेलरेट होती है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस पॉइंट पर टेंशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है मेरे बच्चों, इस जगह से इसको ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक करके किसी लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, ऐसे मान लीजिए। तो यहां से कुछ इस तरह का आपको ये ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। कह रहे बच्चों, इस वाले ब्लॉक की लेंथ कितनी है x, तो चूंकि मैं जानता हूं यूनिटरी मेथड से एल लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट का होगा m/l, तो इस x भाग का मास कितना होगा, दैट वुड बी m/l into x। तो इसका मतलब आपको केवल m/l को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अलग अलग पार्ट का मास आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट की लेंथ कितनी है x, तो इसका जो मास होगा क्या वो m/l into x होगा। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर टेंशन T इधर का हूं, इस पॉइंट पर टेंशन T इधर का हूं, और जितना एक्सेलरेशन इसका होगा इतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, और इसका आप किससे खींच रहे हैं, फोर्स F से खींच रहे हैं। क्योंकि पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पर F एक्सटर्नल फोर्स F है, तो मैं इसका जो एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट A इज इक्वल्स टू F/m। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि मेरे पास एक्सेलरेशन आ चुका है, जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका होगा। अब मुझे इसके इस वाले पार्ट पर टेंशन निकालनी है, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, P, इसको TP कहूं। कमाल की बात है, आप इससे टेंशन निकालेंगे तो भी यही आएगी, इससे टेंशन निकालेंगे तो भी यही आएगी। तो इस वाले पार्ट का एफबीडी आपको दिखाई दे रहा है, TP इधर की तरफ है, तो TP इज इक्वल्स टू m, यानी कि फॉर दिस पार्ट दैट TP इज इक्वल्स टू m/l into x इनटू मेरे बच्चों a की वैल्यू उठा के रख देंगे कितनी, F/m, m से m यहाँ पर क्या हो गया, छम्मा छम्मा हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ m/l into x into F/m। तो यहाँ से मेरे पास जो टेंशन एट पॉइंट P होगी, द टेंशन एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू यस F/l into x। ओके, यानी कि मेरे पास टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, देखना आप x के साथ बदल रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, तो रस्सी के इस पॉइंट से इधर की तरफ चलते चलते टेंशन बढ़ती जाएगी, यानी कि इस वाले पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम, जबकि इस वाले पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, मिनिमम। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस।
तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एक रोप है, मैसिव रोप आपको दिखाई दे रही है, जिसका मास कितने केजी है 3 केजी, जिसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, फोर्स कितने लग रहा है 30 न्यूटन का, और आपसे कह रहा है इसके पी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट कीजिए टेंशन, और ये लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो सबसे पहला काम क्या बताया था सर ने कि जहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना होता है उस जगह से रस्सी को हल्का सा एक मासलेस थ्रेड से कनेक्ट करें, जैसे स्पाइडरमैन का धागा जो होता है ना, स्पाइडर वेब। ओके, इस पे टेंशन इधर की तरफ, इस पर टेंशन इधर की। ओके, हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगी अलग अलग, लेकिन एक पॉइंट पर टेंशन क्या होगी सेम। इसको प्यारे बच्चों टीपी कहूंगा, इसको टीपी कहूंगा, और यहाँ पर कितना फोर्स लगना है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और बाकी मुझे कहीं फोर्स दिखाई दे। इस वाले पार्ट का अगर मैं मास कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम चल जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, दैट इज 3 kg, सो इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, सो जितना एक्सेलरेशन इस पार्ट का होगा प्यारे बच्चों उतना ही एक्सेलरेशन इस वाले पार्ट का भी। अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट का मास देखते हैं। टोटल लेंथ कितनी है 3 मीटर, मास कितना है 3 केजी। इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर का 1 केजी। तो जरा बताइए इस 1 मीटर का वजन कितना होगा सर? इसका मास होगा 1 केजी। सो सिंपल इक्वेशन दैट टीपी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 1 * a। ये कितना दे रखा है 10, तो यहाँ से मेरे पास कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। कमाल की बात है, जो आंसर यहाँ से आ रहा है वही आंसर इस वाले पार्ट से भी आएगा। क्या ये वाली जो लेंथ है वो 2 मीटर, तो इसका वजन कितना होगा 2 केजी। प्यारे बच्चों इसकी इक्वेशन ये वाला क्या हुआ प्लस, ये वाला क्या हुआ माइनस, तो इट वुड बी 30 माइनस टीपी इज इक्वल्स टू 2 * a, यानी कि दैट टीपी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2 * 10, तो इट कम्स आउट टू बी 10। तो आप यहाँ से सॉल्व करें या यहाँ से सॉल्व करें, आंसर सेम ही रहता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। अगर कभी रस्सी पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा हो और इस पॉइंट पी पर टेंशन पूछ रहा हो, तो सबसे पहला काम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए। ये ज्यादा, ये कम, ये प्लस, तो ये वाला माइनस, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना प्यारे बच्चों 3, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विश्वास कीजिए अगर आप पूरे लेक्चर को एक बार ध्यान से देख लेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में सर ने बहुत मेहनत की है। अब आप कहीं कंपैरिजन और कहीं पता नहीं क्या क्या चीजें देखते रहते हैं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं पूरी मेहनत करता हूं आपके साथ, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी पूरी की पूरी मेहनत करें और चीजों को समझने की कोशिश करें, और पूरे लेक्चर को प्यारे बच्चों अंत तक देखें। अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो 0.75x पर देखें, और अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.5x पर देखें। अगर आपको आवाज कम आती है तो आप ईयरफोन क्या करें, यूज करें, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करें ताकि लॉकडाउन में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, टीपी मुझे कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है। यहाँ से मैं देखूं तो ये 1 मीटर है, 3 केजी 3 मीटर, तो इसका वजन कितना हुआ, यानी कि इसका मास 1 केजी हुआ। इस वाले पार्ट का मास भी कितना हुआ, इस वाले पार्ट का मास 2 केजी हुआ। प्यारे बच्चों इस रस्सी को इस तरह से 2 भागों में तोड़ सकता हूँ। इस पॉइंट पर टेंशन इधर, इस पॉइंट पर टेंशन इधर, इधर की तरफ जो फोर्स होगी क्या वो फोर्स 50 आ जाएगी। एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ 20, और एक्सेलरेशन इधर होगा। आपका जो मन करे इधर से सॉल्व करेंगे तो भी टी आ जाएगा, इधर से सॉल्व करेंगे तो भी टी आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट से सॉल्व करते हैं। इधर की तरफ ये क्या हुआ प्लस, ये क्या हुआ माइनस, तो इक्वेशन हो गई 50 माइनस टी, 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू इस वाले पार्ट का मास 1 इंटू ए से ए मेरे पास कितना आ गया 10, सो द टेंशन कम्स आउट टू बी 50 माइनस 10 यानी कि कितना 40 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसिव रॉड के हर पॉइंट पर टेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो उस टेंशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, अक्सर ये क्वेश्चन लोग गलती करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखें, मैसिव रोप के साथ 2 ब्लॉक अटैच हैं और आपसे पूछ रहा है कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर फिर क्या कैलकुलेट कीजिए टेंशन। तो सबसे पहला काम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें, mg इज कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल फोर्स। ओके प्यारे बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल रोप नहीं, ये वर्टिकल रोप है। तो वर्टिकल रोप होने की सिचुएशन में आप ध्यान से देखें कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज 220 प्लस 20 माइनस, मैंने माना कि ये सिस्टम कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो इसका mg है, यानी कि जैसे 2 kg वाला ब्लॉक दिख रहा है, तो बेटे इसका 2g, इस रस्सी का 6g और इस ब्लॉक का 4g।
ये भी एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो ये हुआ 20 60 40 यानी कि 120, सो इट वुड बी -120। तो इसका लोग क्या करते हैं, सर भूल जाते हैं इसको लिखना, और डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 2 + 4 + 6 4 + 6। यहाँ से मेरे बच्चों जो एक्सेलरेशन आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 60, ओके, क्योंकि ये 1 पॉइंट वही आ जाएगा मेरे पास 140 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरा बच्चों 12, तो इट कम्स आउट टू बी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स। ओके, सो इसका मतलब दिस सिस्टम विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। हम उससे कह रहे हैं पी पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको हल्का सा ब्रेक करेंगे और एक छोटे से धागे से इसको जुड़ा हुआ माप मेरे बच्चों कुछ इस तरह से पॉइंट पी पर, और इस बार पी होगा नीचे की तरफ, ओके, और नीचे वाले पार्ट पे आप वीडियो बनाओ तो नीचे वाला पार्ट कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा जिस पर पी होगा इस डायरेक्शन में। अब आपका जैसा मन करे ऊपर से सॉल्व करें, नीचे से, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ मेरे पास 2 kg, साथ ही साथ 2 मीटर है जो कि 6 मीटर का वजन 6 kg है, यानी कि मास ऑफ 6 मीटर 6 kg, तो 2 मीटर का कितना हुआ, 2 मीटर का 2 kg, यानी कि रस्सी 2 kg की होगी। तो प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग रही है कितनी, 200 न्यूटन, साथ में इधर की तरफ इसका 2g और इसका भी 2g, ओके, और एक टेंशन और एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आइए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन लिखेंगे 200 -20 is equals to मेरे बच्चों टोटल 2 + 2 into acceleration that is 5, ओके। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और एक टीपी और माफी चाहूंगा माइनस टीपी है ना, दोबारा देखें 200 ये 20 और साथ में टीपी इज इक्वल्स टू टोटल मास 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू into 5। सो यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 160 minus TP is equals to 4 5 20. So the tension at point P is equals to 160 minus 20, that is 140 न्यूटन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखें कि जब कभी स्ट्रिंग कैसी हो, वर्टिकल, तो वर्टिकल स्ट्रिंग में आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उनको कंसीडर करना ना भूलें, दे आर कंसीडर्ड टू बी द एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके। आप इसको इधर से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कंसेप्ट की, तो आपका आंसर देखना, आपका यही आंसर आएगा और आपको एक खुशी का अनुभव होगा। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने सुना है कि फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा। कोई भी दो फोर्सेस जिसको आपने लिख दिए कि आप न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट F1 इज इक्वल्स टू -F2, है ना। दो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो अपोजिट होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होते हैं, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ कि ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, एक्शन का मतलब यहाँ पर किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, फोर्स की, यानी कि जब भी कभी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो आपको एक फोर्स वापस मिलने वाला है, ओके। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब नहीं मिलेगा, यानी कि लगा रहे हैं तो मिल रहा है, नहीं लगा रहे हैं तो नहीं मिल रहा। इसका मतलब दुनिया के अंदर फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि दुनिया के अंदर कोई आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सेप्शन इन मैग्नेटिज्म, वहां के अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझे प्यारे बच्चों कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इस बात को अगर आप ध्यान से समझ लें तो मजा आ जाए, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, no action no reaction, but if action then there is reaction, no isolated force exists in the nature। तो प्यारे बच्चों की जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि जिन फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, इन फोर्सेस में ध्यान दें कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ये हमेशा डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं। एक बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। दूसरा, इनकी नेचर हमेशा क्या होती है, सेम नेचर के होते हैं और हमेशा साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, यानी कि जब तक एक्शन है तभी तक रिएक्शन है, अगर एक्शन नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं है। अभी एक्शन है तो अभी रिएक्शन है, ये नहीं कि मैंने आज किसी को झापड़ मारा, उसने मुझे 4 दिन बाद झापड़ मारा तो वो जो है उसका
उसका रिएक्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली यहाँ पर होंगे। प्यारे बच्चों, इस बात को मैं बहुत बड़े एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ आपको। बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को, एक सरफेस पर एक ब्लॉक जिसका मास m है प्लेस्ड है, प्यारे बच्चों mg कहाँ लग रहा है? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर। मैं जानता हूं कि n इज इक्वल्स टू mg, यानी कि क्या दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर है? यस। क्या दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है? यस। यानी कि अगर नॉर्मल की डायरेक्शन इधर है तो mg की डायरेक्शन क्या है? इधर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है प्यारे बच्चों। उसका कारण ये है कि पहली बात तो इन दोनों का जो नेचर है वो नेचर एक्चुअल में डिफरेंट है। नॉर्मल रिएक्शन प्यारे बच्चों एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, और इसकी नेचर कैसी होती है? इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जबकि mg जो कि एक तरह का फील्ड फोर्स है, जिसकी जो नेचर है ये एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब दोनों फोर्सेस की नेचर ही डिफरेंट हुई तो मैं कैसे कह सकता हूं कि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? दूसरी प्यारे बच्चों बात अगर अपन बात करें, यहाँ जो नॉर्मल एंजन लोग दिखा रहे हैं ये एक ही बॉडी पर दिखा रहे हैं, यानी कि अगर इसका एफबीडी बनाऊं तो ये mg है और प्यारे बच्चों ये इस पर क्या है? नॉर्मल। इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते, दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज और फिर साइमल्टेनियसली। ये वाली बात तो चलो समझ में आती है कि जब जब mg है तब तब क्या है? नॉर्मल है। लेकिन ये बात मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है कि क्या नेचर सेम है? नहीं। नेचर क्या है? दोनों का डिफरेंट है। क्या डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं? नहीं, एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? जब आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर mg और नॉर्मल के रिएक्शंस कहां होंगे? तो mg और नॉर्मल के रिएक्शन जानने के लिए प्यारे बच्चों ये रही अर्थ। अर्थ आपको दिखाई दे रही है, ये अर्थ आपको जो दिख रही है, इस अर्थ पर भी क्या लग रहा होगा? एक mg फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन है। और प्यारे बच्चों जो सरफेस है, ये सरफेस इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रही है। अगर थोड़ा सा सरफेस पर देखूं तो सरफेस पर प्यारे बच्चों ये नॉर्मल आ रहा होगा। तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। क्या इनका नेचर सेम है? यस। क्या अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं? यस। क्या इनका नेचर सेम है? यस। क्या अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं? यस। और कमाल की बात है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। मान लीजिए मैं आपसे एक छोटे से सवाल की बात करूं प्यारे बच्चों, एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, दोनों चार्जेस को पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करूं। ये प्लस क्यू पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर इनके बीच का सेपरेशन कितना है? r, तो क्या फोर्स लगेगा k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और इस पर फोर्स लग रहा है k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यस। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस। क्योंकि जब तक ये है तब तक ये है साइमल्टेनियसली। क्या दोनों का नेचर इलेक्ट्रो? यस। दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों का नेचर क्या है? सेम है। दोनों अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। यस। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहां से हमने सीखा कि दुनिया के अंदर फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्शन है तो क्या होगा? रिएक्शन भी होगा। एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पर साइमल्टेनियसली, और इनकी नेचर हमेशा क्या होती है? सेम। इसलिए हो जाइए सावधान, अगर कोई भी दो फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए प्यारे बच्चों दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे हैव द सेम नेचर एंड दे मस्ट एक्ट साइमल्टेनियसली। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ में आप कुछ देखिए प्रॉब्लम्स हैं, जो मंकी रो प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा हल्की सी फील की बात है इसके अंदर। ये मंकी इस रस्सी के ऊपर लटका हुआ है। पहली बात तो इतना समझ में आया कि mg कहाँ लग रहा होगा? mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो समझे। पहले बंदर क्या करता है? रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है। कमाल की बात है, चाहे ऊपर चढ़े चाहे नीचे चढ़े, रस्सी हमेशा कहाँ खींचेगा? नीचे। यानी कि एक्शन कहाँ पर है? रस्सी पर है, स्ट्रिंग पर है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें स्ट्रिंग की, तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग पर एक फोर्स क्या लग रहा होगा? मंकी की वजह से नीचे लग रहा होगा। क्या ये एक्शन है? यस सर। अब ये जब एक्शन है प्यारे बच्चों, तो रिएक्शन कहाँ होगा? ऑब्वियस रिएक्शन होगा मंकी के ऊपर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो इस मंकी पर इतना ही फोर्स कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। ये मासलेस स्ट्रिंग है, जितना ये फोर्स होगा उतनी ही क्या जनरेट हो जाएगी? टेंशन स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस फोर्स को टेंशन T भी लिख सकता हूँ।
mg कहाँ लग रहा है प्यारे बच्चों? नीचे की तरफ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में मंकी पर टेंशन ऊपर की तरफ क्यों आती है। तो जब ये किसी रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है तो ये एक्शन लगाता है, तो स्ट्रिंग इसको क्या देती है? रिएक्शन देती है ऊपर की तरफ। अगर प्यारे बच्चों रेस्ट पर है, इसका वजन यानी कि रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो फोर्स बैलेंस होने पर यानी कि इस केस में जो रस्सी पर जो टेंशन आएगी वो इसके वेट के बराबर आ जाएगी। अब सोचो ये बंदर क्या कर रहा है? थोड़ा सा तेज है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। तेज हो भी क्यों ना, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे केले रखे हैं। अब केले रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो क्या रहा है, केले रखेगा तो आराम से खा लेगा। लेकिन जरा सोचो अगर यहाँ से कोई बंदर भाग करके लपक के इधर की तरफ आ रहा हो तो क्या इसको टेंशन हो जाएगी? यानी इसका मतलब इसको लपक के चढ़ना पड़ेगा। लपक के चढ़ेगा तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा तो ये अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, और जब ये अपने आप को एक्सेलरेट करेगा तो उस सिचुएशन में इस बार जो रस्सी में टेंशन आने वाली है प्यारे बच्चों, इस टेंशन की एक्चुअल में जो वैल्यू होगी उसके वेट से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि T ग्रेटर देन mg। आइए जरा समझते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले रस्सी पर टेंशन कहाँ आएगी? नीचे। मंकी पर टेंशन कहाँ आएगी? ऊपर। मंकी का FBD बना रहा हूं, मंकी का mg कहाँ लग रहा है? नीचे। लपक के ऊपर चढ़ेगा तो एक्सेलरेशन हुआ अपवर्ड। इक्वेशन से ये प्लस ये माइनस, तो क्या T माइनस mg बराबर ma। तो प्यारे बच्चों जो टेंशन होगी क्या वो mg प्लस ma हो जाएगी, यानी कि द टेंशन इज एक्चुअली ग्रेटर देन mg। क्या बात क्लियर है? अब प्यारे बच्चों इधर की तरफ चलते हैं। इस बार ये बंदर क्या कर रहा है? यहाँ कहीं आग लग गई है। अब भाई फायर है तो उसको भाग करके तेजी से नीचे उतरना होगा, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब बार बार समझने की आवश्यकता नहीं, ऊपर उतरे चाहे नीचे, रस्सी हमेशा कहाँ खींचेगा? नीचे की तरफ। ओके, तो हमें तो मंकी का FBD बनाना है, तो मंकी के FBD में प्यारे बच्चों mg कहाँ लग रहा है? नीचे। मंकी पर टेंशन कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ, और ये चूंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इस स्टेट में इक्वेशन क्या होगी प्यारे बच्चों? इस स्टेट में इक्वेशन हो गई सर mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma, सो दैट t इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, यानी कि इस बार जो टेंशन है प्यारे बच्चों वो mg से क्या हो गई है? कम हो गई है। ओके, यानी कि बंदर का वजन अगर ज्यादा भी है तो वो तब भी आराम से क्या कर सकता है? बिना रस्सी के थोड़ी नीचे उतर सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन में टेंशन डिक्रीज कर जाती है। अगर बंदर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जाने की स्थिति में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और अगर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों सीधा सा मतलब है पहले वाला केस होगा, यानी कि इस सिचुएशन में टेंशन किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। तो यहाँ से हमने सीखे 3 इंपॉर्टेंट केस। पहला केस एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, दूसरा केस एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, और तीसरे केस में जब एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है तो टेंशन mg प्लस ma हो जाएगी, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो टेंशन mg माइनस ma हो जाएगी। और प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन अगर 0 है यानी कि या तो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे उतर या चढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में टेंशन किसके बराबर होगी? उस सिचुएशन में टेंशन mg के बराबर होगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, there is a word, there is a term BS, okay? This BS stands for breaking strength. Breaking strength, ये टेंशन की वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जो एक स्ट्रिंग बियर कर सकती है। इसके बाद अगर आपने फोर्स को बढ़ाया या टेंशन को बढ़ाया तो स्ट्रिंग विल ब्रेक। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बंदर महाशय और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन, यानी कि रस्सी जो है 1000 न्यूटन का मतलब है मेरे बच्चों 100 kg वेट, यानी कि 100 किलो वजन बियर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अगर 100 किलो वजन तक है तो ठीक है, लेकिन अगर वजन 100 kg से ज्यादा हो गया तो ये रस्सी टूट जाएगी। अब बंदर वहां से कितने किलोग्राम के? 80 किलोग्राम के। तो आपसे पूछ रहे कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये बंदर ऊपर चढ़ सकता है ताकि रस्सी ना टूटे। यानी कि रस्सी सह सकती है 1000 न्यूटन का फोर्स, बंदर का वजन है 80 kg यानी कि 800 न्यूटन फोर्स ये लगा सकता है। तो इसका मतलब इसके पास एक लिमिट है कि ये अपने आप को ए डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू तो की कर सकता है। अगर जितना ए ज्यादा होगा उतनी टेंशन ज्यादा होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ए इतना ज्यादा हो जाए कि टेंशन 1000 से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब हमें ध्यान रखना होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो इतना ही हो जिससे बस टेंशन कितनी हो जाए? जस्ट 1000 के बराबर हो जाए। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, मंकी का FBD बनाते हैं, एनर्जी लग रहा है नीचे की तरफ, टेंशन कहां लग रही है? ऊपर की तरफ। डायरेक्ट एक्सेलरेशन हुआ अपवर्ड, तो मैं T माइनस mg इज इक्वल्स टू, हमें डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं
अब तो mg प्लस ma यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों टेंशन की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ यहाँ से 1000, सो दैट 1000 न्यूटन इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों m इंटू जी प्लस ए, ये कितना है 80 kg, ये 10 प्लस a मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इक्वल्स टू 80 प्लस 8 इंटू a, तो प्यारे बच्चों 20 इज इक्वल्स टू 8, तो 8 कम्स आउट टू बी, ये आ गया आपके पास 4 5 जब 4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम बंदर का एक्सीलरेशन कितना हो सकता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो सकता है। तो बंदर में ध्यान रखना, अगर 2.5 से ज्यादा हो तो रस्सी ब्रेक कर जाएगी। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों इधर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है 600 न्यूटन, यानी कि ये रस्सी केवल 60 केजी वेट बियर कर सकती है। कितना वेट, ओनली 60 केजी। और बंदर भाई का वजन कितना है 80 किलो। अब जरा सोचिए 80 किलो का बंदर और रस्सी वजन कितना बियर कर सकती है, मात्र 600 न्यूटन। यानी कि अगर बंदर के वजन की बात करूं तो वो होगा 800 न्यूटन, और स्ट्रिंग बियर कर सकते हैं 600 न्यूटन। तो इसका मतलब बंदर रस्सी को पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता। अगर बंदर रस्सी को पकड़ करके खड़ा होगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो क्या इसका मतलब इस बंदर को अपने आप को डाउनवर्ड क्या करना होगा, एक्सेलरेट करना होगा। जितना नीचे आएगा उतना ही टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि दिस टेंशन जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है, प्यारे बच्चों एफबीडी बना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी mg माइनस ma। तो यहां से मैं टेंशन की वैल्यू कितना रख सकता हूं 600, मास यानी कि 80, g माइनस a लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 60/8 इज इक्वल्स टू यस 10 माइनस a। तो बेटे मेरे पास जो a की वैल्यू होगी दैट इज, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 माइनस 30/4 यानी कि 15/2, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 7.5 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन। यानी कि कम से कम इतना एक्सेलरेशन तो उसको रखना ही होगा, या इससे ज्यादा रखना होगा, तब जाकर के टेंशन की वैल्यू को 600 या उससे कम रख पाएगा और आराम से नीचे उतर जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन रख से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर इसका वीडियो बनाना हम लोगों को बढ़िया से आ गया तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारे मिस्टर SRK यानी कि शाहरुख भाई जिसका वजन 60 kg है, ये प्लेटफॉर्म जिसका वजन कितने किलोग्राम है 50 किलोग्राम। और देखो हिम्मत की बात है कि पेंट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग पे, और जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेग और ऐसे गा रहे हैं, और रस्सी जो है इन्होंने ऐसे पकड़ रखी है। अब कमाल की बात है, रस्सी को ऐसे पकड़ रखा है तो स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बताइए सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि कितना फोर्स स्ट्रिंग पर लगा है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरा प्यारे बच्चों ये भी पूछ रहा है कि बताइए नॉर्मल रिएक्शन ऑन SRK ड्यू टू द प्लेटफॉर्म। क्योंकि प्लेटफॉर्म और शाहरुख का यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको ये भी बताना होगा कि ये इस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसी को एक्चुअली रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले SRK क्या करेंगे, SRK इस रस्सी को कहाँ खींचेंगे, नीचे की तरफ किसी फोर्स से। जितने फोर्स से खींचेंगे उतनी ही रस्सी में क्या जनरेट हो जाएगी, टेंशन। जितनी टेंशन रस्सी पर नीचे होगी क्या उतनी ही SRK को ऊपर मिल रही होगी। यस सर। क्या इसका mg लग रहा होगा 60g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्या इस प्लेटफॉर्म से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं आपसे बता दूं एक भी फोर्स अभी छूटना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों ये कहानी है SRK की। तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसके एफबीडी के हिसाब से प्यारे बच्चों 60g डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ, और जो स्ट्रिंग इसके हाथ में है उसकी वजह से टेंशन T इसके ऊपर की तरफ आ रही होगी। और मेरे ख्याल से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब N
प्लस P इज इक्वल्स टू 60G। ये मेरे पास प्यारे बच्चों पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं बात करता हूँ उसके प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखें, ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म, ये वाला प्लेटफॉर्म यहाँ से कनेक्टेड है, तो यानी कि इस पर एक टेंशन इधर की तरफ से आ रही होगी, एक इसका खुद का कितना किलो वजन है 15 kg 15G, तो क्या इस पर 15G नीचे की तरफ लग रहा है। एंड फॉर एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब नॉर्मल रिएक्शन शार्प पर ऊपर आ रही है तो क्या इतनी ही नॉर्मल रिएक्शन प्लेटफॉर्म पर नीचे लग रही होगी। यानी कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं प्लेटफॉर्म का, तो जो प्लेटफॉर्म बॉडी है, इस प्लेटफॉर्म बॉडी का एफबीडी में प्यारे बच्चों 15G लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक रस्सी की टेंशन जो कि यहाँ से कनेक्टेड है इसके ऊपर की तरफ आ रहा होगा, और साथ ही साथ इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो इसके पैरों से नीचे की तरफ लग रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके पास कोई फोर्स नहीं है, ये बी इक्विलिब्रियम है, तो लिख सकता हूँ T इज इक्वल्स टू N प्लस 15G, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 150। तो इक्वेशन आ गई T माइनस N is equals to 150। प्यारे बच्चों दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, यानी कि T प्लस N इज इक्वल्स टू कितना प्यारे बच्चों 600। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ऐड करने पर यहाँ से नॉर्मल छमछम हो जाएगा, तो क्या दैट 2T इज इक्वल्स टू 150 से प्लस इसमें ऐड कर देंगे तो ये 750 आ जाएगा, यानी कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 750, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 375 न्यूटन। कितना कह रहे बच्चों? 375 न्यूटन। अब जब सोचो 375 न्यूटन आ गया है टेंशन, तो इसका मतलब नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर, यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन से आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से लिख सकता हूँ T इज इक्वल्स टू, यानी कि N इज इक्वल्स टू T माइनस प्यारे बच्चों 150। किस वाली इक्वेशन से लिख रहा हूँ? T मेरे पास कितना था 375 माइनस 150 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी, ये आ गया 5, ये आ गया प्यारे बच्चों 2, ये मेरे पास आ गया है 225 न्यूटन। ओके, तो इतनी मेरे पास आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि दिस नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली, ये वो फोर्स है जो मैं कह सकता हूं कि शाहरुख खान के पैरों पर प्लेटफॉर्म लगा रहा है, या शाहरुख खान प्लेटफॉर्म पर इतना फोर्स लगा रहा है, यही वेट। तो बेटे ये आ जाएगा 22.5 kg वेट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इतना आ रहा है, यानी कि वेइंग मशीन इतना रीडिंग पड़ रही है, जबकि इसका जो वेट है एक्चुअल में वो तो 60 kg वेट है। तो इस तरह के सिस्टम्स में ये रोप क्या करती है, कुछ फोर्स को अपने ऊपर ले आती है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा सा यहाँ पर जितना वजन इसको लगाना चाहिए प्लेटफॉर्म पर, ये एक्चुअल में उतना वेट प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाता। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया। प्यारे बच्चों, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अगर आप इस पूरे के पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ T होगा तो यहाँ कितना होगा 2T। इंटरनल फोर्सेस की कोई खास वैल्यू नहीं होती, तो आप जब इस पूरे को सिस्टम मानेंगे तो 2T कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। और टोटल वजन, क्योंकि बाकी सब एक्शन रिएक्शन पे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 60G और 50G क्या होंगे? एक्सटर्नल होंगे। तो आप जब वेट को लिखेंगे 60G प्लस प्यारे बच्चों 15G, यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास जो 2T होगा, दैट 2T इज इक्वल्स टू 600 प्लस 150, यानी कि 750। सो दैट 2T इज इक्वल्स टू, यानी कि 375 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों, एक तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरे सिस्टम की तरह क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसी क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लाने वाला हूं। आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में जो नॉर्मल रिएक्शन था, इसकी वैल्यू आई थी 22.5 kg वेट। ओके, यानी कि जो शाहरुख खान का वेट है वो तो कितना kg है? 60 kg वेट है, लेकिन एक्चुअल में जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? वो 22.5 kg वेट आ रही है। यानी कि क्या वेइंग मशीन झूठ बोल रही है क्या भाई? नहीं, वेइंग मशीन एक्चुअली झूठ नहीं बोल रही। आप जानते हैं फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। कह रहा है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन SRK शुड मूव सच दैट द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि कितने एक्सेलरेशन से ये सिस्टम मूव करे ताकि नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के बराबर हो जाए।
यानी कि एक्चुअली में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है मुझे उस नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाना होगा। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले एफबीडी बनाइए। 60G कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन। और स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ लग रही होगी, ऊपर की तरफ आ रही है, इसका एफबीडी हुआ। फिर प्यारे बच्चों दूसरी बात अगर अपन करें यानी कि प्लेटफॉर्म की बात करें, तो प्लेटफॉर्म का 15G नीचे की तरफ, प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, प्लेटफॉर्म पर टेंशन इधर की तरफ आ रही होगी। ये हम लोगों ने, आप ध्यान कीजिए, पहले हम लोगों ने इसको किया होगा। और जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम के लिए, तो सिस्टम पर 2T लग रहा है ऊपर, और प्यारे बच्चों 50 + 60G ये लग रहा है नीचे की तरफ। जब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन इतना आता था। मुझे नॉर्मल को बढ़ाना है यानी कि इस वाले फोर्स को बढ़ाना है, तो सिस्टम का एक्सेलरेट करना होगा। तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा, इतना एक्सेलरेशन इसका होगा, इतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन आ गई n + T - 660G that is equals to 60, a first equation। दूसरी यहां से मेरे पास आ गई प्यारे बच्चों T - n - 150 is equals to 15 into दूसरी इक्वेशन। और तीसरी 2T - 15 + 60 into G is equals to 15 + 60 into A। ओके, तो यहां से चूंकि इस बार क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर दी है, वेट के, यानी कि इस वाली इक्वेशन में नॉर्मल को पुट कीजिए 60 kg वेट यानी कि 600 न्यूटन। तो जब आप इसमें 600 न्यूटन पुट कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और आपके पास वो फोर्स भी आ जाएगा जिस फोर्स से इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचा जा सके, ताकि वेइंग मशीन इसके वेट के बराबर ही नॉर्मल रिएक्शन क्या कर सके, रीड कर सके। तो प्यारे बच्चों इसके पहले वाले क्वेश्चन को तो आप सभी जानते ही थे, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझें। आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रखी होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपना सनी पाजी जिसका वजन 60 kg है। ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कितने kg का है, 20 kg का है। और इससे सापेक्ष सिस्टम में देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो आपसे कह रहा है सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो तो प्यारे बच्चों टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मल यहाँ पर कहाँ पर है, नॉर्मल एक्चुअल में वो नॉर्मल जो कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म सनी के ऊपर लगा रहा है। हालांकि इतना ही नॉर्मल फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन प्लेटफॉर्म पर होगा। प्यारे बच्चों रस्सी, वैसे तो आप देखिए सिस्टम आइडेंटिकल है, तो जितनी टेंशन इधर होगी उतनी ही टेंशन इधर होगी, मान सकता हूं मैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा वजन यानी कि 20G डाउनवर्ड्स होगा इस प्लेटफॉर्म का। साथ ही साथ सनी पाजी का भी जो वेट होगा वो मेरे पास होगा 60 kg यानी कि 60G। ओके, अब बस एफबीडी बनाना है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, टी इधर भी टी समझ में थोड़ी आ रहा है सर, ये टी। तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा 2T, फिर ये टी तो ये कितना 2T, और ये कितना T। अब मुझे यहाँ पे 3 एफबीडी बनाने हैं। मैं इन क्वेश्चंस को केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे एफबीडी बनाने आ जाए, मुझे इन क्वेश्चंस को देख के डर लगना बंद हो जाए। आओ प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सनी पाजी की। तो इसका जो वजन है, इसका जो वेट है, क्या वो 60G डाउनवर्ड लग रहा है? यस सर। क्या बेटा इसके ऊपर इस बार टेंशन टी 2 टेंशन आ रही है, एक तो टी आ रहा है इधर और एक टी आ रहा है इधर। तो टी कितना प्यारे बच्चों, उसके पास आ जाएगा 2T, और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म से उसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म के एफबीडी की, तो इस प्लेटफॉर्म के एफबीडी में ये 20G क्या लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है नीचे की तरफ। और साथ ही साथ अगर आप प्लेटफॉर्म को देखें तो वो इन दोनों पुली से यहाँ से कनेक्टेड है। तो प्यारे बच्चों ये 2T और ये भी क्या होगा 2T, यानी कि इसके पास इधर की तरफ एक फोर्स आ रहा होगा 4T का। क्या क्लियर है? अब अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो सिस्टम मान करके भी मैं एक इक्वेशन प्यारे बच्चों और बना सकता हूं, क्योंकि ये सब एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो T 2T 2T T, यानी कि कितना होगा बेटे T 2T 3T 5T, और इसके बाद एक मेरे पास क्या हो गया 6T, यानी कि इस सिस्टम का एफबीडी 60 लग रहा होगा ऊपर, और जो टोटल वेट होगा दैट वेट इज 60 + 20 × G। तो कुल मिलाकर के मेरे पास कितनी इक्वेशंस हो गई 3। 2 इक्वेशन से मेरे पास आंसर आ जाएगा नॉर्मल और टेंशन का, तीसरी इक्वेशन वेरीफाई कर सकता हूं। तो जैसे आपका मन करे सॉल्व करें। एक काम करते हैं, इससे सॉल्व करके डायरेक्ट टेंशन निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से 6T
इज इक्वल टू ATG आ जाएगा। तो बेटे यहाँ से जो टेंशन होगी क्या वो 800/6 यानी कि 400/3 न्यूटन आ जाएगी। ओके, और फिर एक इक्वेशन से यहाँ 2t की वैल्यू रख करके नॉर्मल निकाल सकता हूँ, यानी कि n प्लस 2t इज इक्वल्स टू 60g, यानी कि n प्लस 2t इज इक्वल्स टू कितना आ गया पहले बच्चों 600। यहाँ पे t की वैल्यू उठा के रखेंगे तो n प्लस 2 इंटू 400/3 इज इक्वल्स टू 600 से सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कभी कभी सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर जाए तो इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन यूज करो और सीधे सीधे क्या करो, न्यूटन सेकंड इक्वेशन सेकंड लॉ लगा करके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चन से जम के मेहनत करनी है। अगला सवाल प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है, पता नहीं क्वेश्चन हुआ कि नहीं होगा। पंजाब वाले भाई बहनों स्प्रिंग आ रहा है भाई, स्प्रिंग फोर्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में प्यारे बच्चों को चर्चा करेंगे। आइए जरा फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्प्रिंग फोर्स एक्चुअल में स्प्रिंग ऐसा दिखाई देता है। स्प्रिंग के लिए हम हमेशा बात करते हैं नेचुरल लेंथ की। ये एक नेचुरल लेंथ है जिसे आप क्या कहते हैं, NL L0 से डिनोट करते हैं। ओके, मासलेस स्प्रिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम जिस स्प्रिंग की बात करेंगे उसका कोई मास नहीं होगा प्यारे बच्चों। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बनने वाले होंगे। एंड इट इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब ये प्यारे बच्चों एक ताकतवर फोर्स है। जैसे बाली क्या करता था, याद है, अपने दुश्मन की आधी ताकत अपने अंदर भर लिया करता था, तो ऐसे ये भी क्या करता है, तैयार रहता है। जैसे आप कोई फोर्स स्प्रिंग को खींचने पर लगाते हैं, स्प्रिंग वापस क्या करता है, उतनी ताकत के साथ एक फोर्स अपने अंदर से जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये फोर्स एक्चुअल में कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये एक वेरिएबल फोर्स है प्यारे बच्चों। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कुछ इस तरह से होती है कि ये हमेशा स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पर लाने की कोशिश करता है। जैसे आप समझिए कि अगर ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, आपने इस स्प्रिंग को खींचा, कितना खींचा, इधर की तरफ खींचा, तो इधर खींचा तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग कहेगा इसको वापस लाना है, तो स्प्रिंग इसको वापस लाने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ऐसा फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक स्प्रिंग है जो इसकी नेचुरल लेंथ है। आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। अगर आप इसे कंप्रेस स्टेट पे लाए तो स्प्रिंग ने कहा नहीं भाई मुझे उधर जाना है, तो यानी कि फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x और f हमेशा एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें, जब x इधर है तो फोर्स इधर है, जब x इधर है तो फोर्स इधर है। जब x और f प्यारे बच्चे एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं दैट FSP is equals to -a times of the x। प्यारे बच्चों नेगेटिव साइन ये बताता है कि एफ एक्स के हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। जो डायरेक्शन एक्स की होगी उसके डायरेक्शन क्या लगेगा, एफएसपी लग रहा होगा। और प्यारे बच्चों जो के है, ये के एक्चुअल में क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ये कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में केवल और केवल डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि जो स्प्रिंग है उसका मटेरियल एक्चुअल में कैसा है। इस कांस्टेंट के को हम स्टिफनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको स्टिफनेस भी कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो x है वो क्या है, ये x इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। कहां से, नेचुरल लेंथ से। यानी कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से आगे जाने पर या स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से पीछे आने पर जब भी आप कोई छेड़खानी करेंगे तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होने वाला है। इसी फोर्स को आप एफएसपी कहते हैं। और ये इलास्टिक लिमिट में होता है। इलास्टिक लिमिट मतलब तब तक जब तक कि स्प्रिंग इलास्टिक बिहेवियर करे। पता लगा आपने उसको इतना खींच दिया कि वापस ही नहीं आया, तो आप प्लीज उसे उतना ही खींचे जितना वापस आ सके। यानी कि इलास्टिक लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों x की मैक्सिमम है 1, f की मैक्सिमम है 1। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। यस सर, ये इक्वेशन होगी y बराबर -mx जैसी। तो इसका कुछ इस तरह का एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ में प्यारे बच्चों जो tan थीटा होगा, ये वाला, ये थीटा हमेशा इस थीटा का जो tan थीटा होगा वो मुझे एक्चुअल में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को के बारे में बताएगा। तो ये था बेसिकली स्प्रिंग का एक बेसिक सा आइडिया। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मासलेस स्प्रिंग, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि जितना x ज्यादा होगा उतना ही एफएसपी ज्यादा होगा, जितना x कम होगा उतना एफएसपी क्या होगा, कम। प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से ये भी समझ में आती है कि मैथमेटिक्स ये कहती है कि यार k इज इक्वल्स टू क्या होगा, k इज इक्वल्स टू एफएसपी बाई x होगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे एफएसपी के बढ़ने पर k बढ़ रहा होगा, नहीं, k कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आपने x को बढ़ाया, यानी कि ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूं, अगर x बढ़ा तो ऐसा लग रहा है जैसे k क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता।
x के बढ़ने पर fsp बढ़ जाता है, लेकिन k हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसलिए k की वैल्यू आपको लग रहा है कि x पे डिपेंड करती है, नहीं, k की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि x और fsp का रेशियो ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, k कहलाता है। तो अगर आपने x को बढ़ाया तो प्यारे बच्चों साथ ही साथ क्या बढ़ जाता है, fsp बढ़ जाता है, लेकिन इसका रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे 2/2 कितना हुआ, 1। आपने इसको कितना कर दिया, 4। इसको 4 किया तो ऊपर वाला भी कितना हो गया, 4, लेकिन ये रहा तो 1 ही ना। इसका मतलब जो k होगा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आप लोग मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग। तो पहले मासलेस स्प्रिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि मासलेस स्प्रिंग में फोर्स हमेशा क्या रहती है, मासलेस स्प्रिंग में फोर्स हमेशा क्या रहती है, सेम। जैसे आप लोगों ने कहा पढ़ा था, टेंशन के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। आपको याद होगा प्यारे बच्चों, अगर ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मास कितना है, 0, तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहती है, सेम। यकीन ना हो तो क्या कर सकते थे, छोटा सा वीडियो बनाते हैं डीएम मास का, इस पर टेंशन T1, इस पर कितना कर देते हैं T2, इसका एक्सेलरेशन A, इक्वेशन T1 माइनस T2 बराबर क्या लिखा था, dm इनटू A, एक्सेलरेशन या मास नहीं है तो क्या T1 बराबर T2, यस सर। तो इस मासलेस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या रहती है, सेम। प्यारे बच्चों इसी तरह से क्या है, मासलेस स्प्रिंग है, तो मासलेस स्प्रिंग के हर पॉइंट पर फोर्स क्या रहती है प्यारे बच्चों, सेम रहती है। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रख करके चलें। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये एक स्प्रिंग है, ओके। इस स्प्रिंग को इधर की तरफ है चिंटू, ओके, और इधर की तरफ कौन है, इधर की तरफ है मिंटू। तो प्यारे बच्चों अगर चिंटू इस स्प्रिंग को पुल करता है x1 डायरेक्ट इधर की तरफ, और ये इसको पुल कितना करता है, x2, तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को। उन्हें लगता है यार इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, kx1, और इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, kx2, जबकि एक्चुअल में सही नहीं होता। ये kx1 और kx2 फोर्स जनरेट नहीं होता है। आप तो बताइए कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी, L0, उसमें इधर कितना बड़ा x1, इधर कितना बड़ा x2, तो टोटल elongation produced in the spring is what? So it is x1 plus x2, यानी कि टोटल elongation कितना हुआ। मैं जानता हूं कि FSP क्या होता है, FSP माइनस साइन मत लगाइए बार बार, डायरेक्शन तो वैसे मोड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या FSP होगा क्या है बच्चों, k into x, ये elongation और कंप्रेशन। तो टोटल कितना आ रहा है, x1 plus x2। तो जो FSP होगा वो उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में इतना होगा। और चूंकि ये स्प्रिंग कैसी है, मासलेस, तो मासलेस स्प्रिंग में फोर्स क्या रहती है, सेम। तो जितनी फोर्स यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी इस पर होगी, उतनी इस पर होगी। तो चिंटू पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो भी एक्चुअल में kx1 plus x2 होगी, और इधर जो मिंटू है इस पर भी फोर्स कितनी होगी, kx1 plus x2 ही होगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर से x1 खींचे, इधर से x2 खींचे, मुझे समझ में आ रहा है कि टोटल कितना खींचा, x1 plus x2। तो टोटल इलोंगेशन पता लग जाए, k को टोटल इलोंगेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों, आइए जरा ध्यान से देखें। मान लीजिए ये दो ब्लॉक है, ओके। इस ब्लॉक का वजन 2 kg, इसका भी कितना है 2 kg। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यार फाइंड FSP, find FSP if the blocks are displaced, if the blocks are displaced by 1 meter each, यानी कि अगर दोनों के दोनों ब्लॉक्स को कितना खिसकाया गया, 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया, तो FSP कैलकुलेट कीजिए। एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। प्यारे बच्चों मैं जानता हूं FSP क्या होता है, दैट FSP इज इक्वल्स टू kx, तो k की जो यूनिट होगी क्या वो F by x यानी कि न्यूटन पर मीटर, इसके SI सिस्टम में यूनिट होगी। अब प्यारे बच्चों बात करें कि मुझसे पूछ रहा है कि यार कैलकुलेट तो फाइंड द ब्लॉक इफ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ईच, ओके। इसमें प्यारे बच्चों 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें जो पहली पॉसिबिलिटी है ध्यान दीजिए, पहली पॉसिबिलिटी में तो ये है कि आपने इस ब्लॉक को इधर की तरफ 1 मीटर डिस्प्लेस किया,
इस वाले ब्लॉक को भी आपने इधर की तरफ 1 मीटर डिस्टेंस। तो टोटल इलोंगेशन कितना होगा सर? टोटल इलोंगेशन हुआ 2 मीटर, यानी कि दैट x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो प्यारे बच्चों एफएसपी कितना होगा सर? ये होगा k into 2, k की वैल्यू कितनी थी 100, यानी कि 100 into 2 से इट कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों स्प्रिंग के अंदर 200 न्यूटन का फोर्स है, और मैं जानता हूं क्या ये नेचुरल लेंथ से इलोंगेटेड है, तो इन पॉइंट्स पर जो फोर्सेस की एक्चुअल में डायरेक्शन होगी, इस पर एफएसपी इधर होगा और इस पर प्यारे बच्चों एफएसपी इधर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अंदर दूसरा केस बन सकता है कि जो स्प्रिंग है ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, और अब आपने इसको 1 मीटर इधर खिसकाया और आपने इसको 1 मीटर इधर खिसकाया। जब 1 मीटर इधर खिसकाया तो क्या है? कंप्रेस हो गया। यस सर। तो क्या ऑब्वियस है टोटल कंप्रेशन कितना हुआ? 2 मीटर। तो क्या इसका जो एफएसपी होगा वो अगेन k into 2 से इट कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन फोर्स। क्या है? मासलेस है। मासलेस है तो क्या हर पॉइंट पर एफएसपी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या ये इधर से कंप्रेस हुआ? यस। तो क्या इस पर एफएसपी इस तरफ आएगा और इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों एफएसपी इस तरफ आएगा, लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफएसपी इज व्हाट? 200 न्यूटन, एंड हियर द मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 200 न्यूटन। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने गलती से दोनों ब्लॉक्स को प्यारे बच्चों इसको 1 मीटर इधर खिसकाया और इसको 1 मीटर इधर खिसकाया, तो बताओ कितना इलोंगेशन आया स्प्रिंग में? 0। यानी कि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन ही नहीं आया, तो प्यारे बच्चों एफएसपी कितना हो गया? इस केस में 0 हो गया है। यानी कि अलग अलग सिचुएशन में कहानी क्या है? अलग अलग है। हो सकता है फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर आए, लेकिन डायरेक्शंस का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहां से हमने सीखा कि मासलेस स्प्रिंग में फोर्स हमेशा क्या रहती है? सेम। दूसरी बात हमने यहाँ पर प्यारे बच्चे सीखी कि जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा वो स्प्रिंग फोर्स हमेशा टोटल इलोंगेशन या टोटल कंप्रेशन को k से मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ लेके चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम लोग मैं आपको बता दूं 3 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, नेचुरल लेंथ, दूसरा प्यारे बच्चों मीन पोजीशन, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज मैक्सिमम इलोंगेशन। ओके, पहले ही बता दो पहचानने के लिए प्यारे बच्चों नेचुरल लेंथ का मतलब होता है ना तो कोई इलोंगेशन है ना कोई कंप्रेशन है। ओके, दूसरी चीज मीन पोजीशन का मतलब होता है वो पोजीशन जहां पर क्या जीरो हो? एक्सीलरेशन जीरो हो। वेलोसिटी जीरो हो या ना हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जहां पर एक्सीलरेशन क्या हो? जीरो। इसको अपन क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। और मैक्सिमम इलोंगेशन बोलते हैं तब जबकि वो सिस्टम इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर हो, यानी कि इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या हो? जीरो। अच्छा कमाल की बात है, वेलोसिटी जीरो का मतलब a जीरो हो ये जरूरी नहीं होता, और a जीरो का मतलब v जीरो हो ये भी जरूरी नहीं होता। लेकिन आप ध्यान दें मीन पोजीशन का मतलब तो एक्सेलरेशन का जीरो होना है। प्यारे बच्चों ये एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ पर है, इस पर एक m मास के ब्लॉक को हमने क्या किया? हैंग किया। जब m मास के ब्लॉक को हमने हैंग किया तो ये अपनी कहां पर है? मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन पर मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? इसका मतलब जब फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखें, mg कहां लग रहा होगा? नीचे। ये नेचुरल लेंथ है, मैंने माना कि कितना इलोंगेट हुआ? x0। जितना इलोंगेट होगा क्या उतना ही एक फोर्स आ जाएगा, कितना? कि x0 के हिसाब से, और चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो प्यारे बच्चों बैलेंस कर सकता हूं, यानी कि x0 इज इक्वल्स टू mg, सो x0 इज इक्वल्स टू mg बाय k। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है। और कहां से है? x0 इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ओके, यानी कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? नेचुरल लेंथ से कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आप इसको यहाँ से रिलीज करते हैं, एक बड़ी काइनेमेटिक्स है, ऐसे चंद स्टडी करेंगे इसको, है ना, जो क्रैश कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक है। फिलहाल अभी यहाँ पे याद रखें, और एनर्जी यानी कि वर्क और एनर्जी में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इस बात को समझें कि हमें इन चीजों के इन दोनों रिजल्ट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा। आप तो याद रखें मीन पोजीशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स बैलेंस। और प्यारे बच्चों ये है मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब स्पीड जीरो, स्पीड जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? नेचुरल लेंथ से ये जो वैल्यू आती है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू एक्चुअल में 2x0 के बराबर आती है, और x0 कितना था? mg बाई k। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी 2mg बाई k, यानी कि किसी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से रिलीज करने पर
थ्रो करने पर नहीं, रिलीज करने पर जब उसकी मीन पोजीशन आती है तो वह mg/k तक जाता है, और जब उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 होती है तो वो एक्चुअली 2mg/k तक जाता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर मैक्सिमम इलोंगेशन कह रहा है तो रिजल्ट याद रखें प्यारे बच्चों, 2mg/k फ्रॉम नेचुरल लेंथ, और अगर बात करें मीन पोजीशन यानी कि एक्सेलरेशन 0 की तो याद रखें प्यारे बच्चों mg/k। अब इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, आइए। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और हम लोग स्ट्रिंग की हेल्प लेंगे। ओके, ये कैसे स्ट्रिंग है सर, ये मासलेस स्ट्रिंग है, और मासलेस स्ट्रिंग में प्यारे बच्चों जो टेंशन है वो mg, यानी कि कैसका मतलब इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों टेंशन mg के बराबर है, और यह पूरी की पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहती है, इससे। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से रिप्लेस किया, ओके, और इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब रोक दिया मतलब v क्या है, 0, और चूंकि बहुत देर तक v 0 है तो इसका मतलब ये एक्चुअल में इसका मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, बल्कि ये इसकी मीन पोजीशन है। क्योंकि अगर कोई बॉडी बहुत देर तक एक पोजीशन पर रेस्ट पर है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये इसकी मीन पोजीशन भी है, और मीन पोजीशन पर पार्टिकल रेस्ट पर है। आप चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में मिनी सिचुएशंस को देखते हैं। पहले मीन पोजीशन पर ला करके बॉडी को रोक देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फर्दर डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्टिकल को मैंने यहाँ ऐसे स्लोली नीचे की तरफ लाया, तो जब यहाँ पे इसका v0 था, a भी 0 है। अपने को ध्यान रखना है ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होंगे तो फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताइए, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, fsp कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। क्या ये fsp किसके बराबर है, kx0 के। चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो क्या फोर्सेस बैलेंस होंगे। मासलेस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर fsp क्या रहता है, सेम रहता है, और क्या इस समय fsp की वैल्यू किसके बराबर है, mg की। तो जैसे यहाँ टेंशन mg के बराबर थी, ऐसे यहाँ fsp भी किसके बराबर है, mg की। यानी कि इसका मतलब पूरे स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो क्या है, mg ही होगा। बट द डिफरेंस इज व्हाट, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती, जबकि स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर इस इंस्टेंट पर ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना है, 0, ये मेन पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो फोर्सेस होंगे सब जगह सेम होंगे और वो इसके बराबर होंगे। तो इसका मतलब जब एफएसपी mg के बराबर है तो डरने की जरूरत नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दैट massless string can be replaced by a massless string। यानी कि इसका मतलब आप इस स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी कि आपको अगर कहीं दिख रहा है यार ये स्ट्रिंग परेशान कर रहा है, तो सीधे सीधे क्या बना दो, स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग के अंदर क्या कैलकुलेट कर दो, टेंशन। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी ऑब्वियस वही क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। क्या कह रहे हो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों ये रस्सी और रस्सी के साथ स्ट्रिंग मैंने कनेक्ट कर दिया और मैंने कहा यार एक काम करते हैं, बात एक ही है, सबके सब क्या है, मासलेस है। मैंने कहा कि ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। तो कह रहा है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर आपने इसके अंदर टेंशन कैलकुलेट करनी है तो 5g कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रिंग को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग से। तो अगर ये पूरी स्ट्रिंग होगी तो इसके अंदर भी क्या टेंशन ही तो जनरेट होगी, 5 यानी कि 50 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 50। यानी कि इसका मतलब जो टेंशन या जो एफएसपी होगा, दिस एफएसपी इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आपको अगर एफएसपी निकालना है, क्या निकालना है, एफएसपी। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू एक्चुअल में किसकी होगी, एफएसपी की होगी। इसलिए आप सीधे सीधे स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करो, स्ट्रिंग से रिप्लेस करो, और स्ट्रिंग से रिप्लेस करो और जो टेंशन इसके अंदर आएगी वो अपना काम चला लेगी। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई ये
इस तरह से दो मासलेस स्प्रिंग आपने आपस में कनेक्ट कर दिए। माना वजन कितना है बेटा 5 kg वेट है, तो अगर ये मासलेस स्प्रिंग होते तो क्या फोर्स पूरे में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सर इसका मतलब एक काम करो, आप इसको किससे रिप्लेस कर दो, स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। क्या बेटे यहाँ 50 लग रहा होगा, यस सर। तो टेंशन कितनी आएगी सर, यहाँ भी 50 आएगी, यहाँ भी टेंशन कितनी आएगी 50 आएगी। तो सर इसका मतलब इसमें जो एफएसपी होगा क्या प्यारे बच्चों वो भी 50 न्यूटन होगा, और क्या इसमें एफएसपी होगा क्या वो भी 50 न्यूटन ही होगा। इसका मतलब पूरे में एफएसपी कितना होगा 50 न्यूटन आ जाएगा। तो जितने आपको याद है आप स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें वेट मेजरमेंट निकालना होता है, तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, स्प्रिंग को किससे रिप्लेस कर देना है, स्ट्रिंग से, और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी वही क्या होगी, उसकी रीडिंग होगी। आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो प्यारे बच्चों अब जो है किस्मत खुलने वाली है, जैकपॉट लगने वाले हैं। जितने डाउट्स आते थे सारे के सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। वाह, स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया, स्ट्रिंग से। अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया तो क्या ये एक सिंपल सा सवाल, यस सर। क्या बेटे 10G मतलब 100 हो जाएगा, तो क्या इसके अंदर टेंशन 100 आ जाएगी, क्या इसके अंदर टेंशन 100 आ जाएगी, और ये टेंशन एफएसपी के बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब इसके अंदर आने वाला जो फोर्स होगा वो भी कितना होगा सर, वो भी 100 न्यूटन होगा। तो बेटा स्ट्रिंग जो ये बैलेंस है रीडिंग क्या देता है, ये वेट रीडिंग देता है, तो वेट की रीडिंग देगा तो इसकी जो रीडिंग होगी वो पड़ेगा 10 kg वेट, क्योंकि मम्मी जी को तो कन्वर्ट करना आता नहीं होगा, वो तो 10 kg पढ़ेंगी ना, तो इसका मतलब ये भी 10 kg पड़ेगा, और प्यारे बच्चों ये भी क्या पड़ेगा 10 kg वेट ही पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा हाँ, अगर आपको इसमें K1 और K2 दे हो, मान लीजिए है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2, तो प्यारे बच्चों इसका एलोंगेशन अलग होगा, इसका एलोंगेशन अलग होगा, है ना। यानी कि इसका x1 होगा तो इसका कितना होगा x2, लेकिन कुछ भी हो K1 x1 बराबर क्या होगा K2 x2 बराबर क्या हो जाएगा टेंशन। तो टेंशन पता है K1 पता है, x1 निकाल लूंगा, टेंशन पता है K2 पता है तो x2 निकाल लूंगा। इन द सिमिलर मैनर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये फिर वही बात है, अगर यहाँ रस्सी होती तो क्या ये 50 होता, यस सर। तो क्या ये टेंशन भी 50 होती, तो क्या पूरे में जो टेंशन होती क्या वो 50 होती। 50 न्यूटन का मतलब क्या होगा, 50 न्यूटन का मतलब 5 kg वेट होगा, यानी कि इसके अंदर जो रीडिंग इसके आएगी वो भी 5 kg वेट ही आएगी। अब यहाँ जो है अपन सोच रहे होंगे सर 50 से तो इधर खींचा और 50 से कहाँ खींचा, इधर खींचा, तो इसका मतलब इसकी जो रीडिंग हो तो 100 आनी चाहिए। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। ये जो फोर्स होता है पूरी स्ट्रिंग में हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। आप बताइए क्या है, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, यस सर। तो यहाँ 50 होगा तो इसका मतलब यहाँ भी तो 50 ही होगा, यहाँ 50 होगा तो इसका मतलब इस पूरे में जो टेंशन होगी वो क्या होगी 50 होगी, और ये हर जगह पर क्या होगी सेम होगी, क्योंकि ये मासलेस है। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो रीडिंग आएगी, इसकी रीडिंग भी 5 kg वेट, यानी कि फोर्स की बात करूं तो 50 न्यूटन ही होगा। ओके, तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना होता कि दोनों तरफ से खींच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो ये सोचें कि आपको तो टेंशन की वैल्यू क्या करनी है, एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टेंशन निकालनी है। अच्छा, अगर मासेस अनइक्वल होंगे तो, अगर प्यारे बच्चों मासेस अनइक्वल हुए तो फिर क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन इधर a मान लो, इसका एक्सेलरेशन इधर a मान लो, और एक्सेलरेशन से सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप एटवुड मशीन में करते हैं। यानी कि मैं कहने का मतलब ये ब्लॉक जिसका m1, ये दूसरा ब्लॉक जिसका कितना हुआ m2, इसका एक्सेलरेशन a नीचे और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो सीधे सीधे इसके अंदर से टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालूंगा तो रीडिंग आ जाएगी। फिलहाल इक्विलिब्रियम में तो मुझे लगता है बहुत आसान है। प्यारे बच्चों ये 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका मतलब सर मैं जानता हूँ अगर ये यहाँ पर इधर की तरफ क्या 2g sin थीटा होगा, यस सर। थीटा की वैल्यू जो भी आपको दी होगी तो 2g sin थीटा इतनी ही टेंशन आ जाएगी, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग भी 2g sin थीटा ही होगी। तो इन सब एग्जांपल से हम ये समझ रहे हैं कि आप सीधे सीधे स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करें, स्ट्रिंग से रिप्लेस करें। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू आती वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो उतना ही आपका स्प्रिंग फोर्स एक्चुअल में होगा। के दिया होगा तो एक्स निकाल सकते हैं, एक्स पता होगा तो आप के निकाल सकते हैं, लेकिन फोर्स तो हमेशा किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, टेंशन के बराबर ही होगा। आइए इसके ऊपर कुछ अच्छे सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों दो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दूसरा ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है।
तो आपसे कह रहा है x1 x2 के रेशियो निकालिए। इसमें assumption ये माना गया है कि मेन पोजीशन पर आकर के सिस्टम को छोड़ दिया गया, तो अभी आराम से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर जितनी इलोंगेशन थी उतनी आ गई है। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सीधे सीधा मतलब ये टेंशन है, रस्सी को टेंशन से रिप्लेस कर स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ। जितनी टेंशन इसमें होगी उतनी टेंशन क्या होगी प्यारे बच्चों इसमें होगी, और ये जो टेंशन होगी वही किसके बराबर होगी, वही एफएसपी के बराबर होगी। और एफएसपी क्या होता है, एफएसपी होता है x, k की जगह k1, और उसमें जो इलोंगेशन है वो कितनी है x1। तो यहाँ से टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, केवल x1 के, तो x1 निकाल लूंगा। अब टेंशन निकालने के लिए दो तरीके हैं प्यारे बच्चों, 2g क्या लग रहा होगा, नीचे 4g लग रहा होगा, नीचे किसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर। एक इक्वेशन मेरे पास होगी 4g माइनस t इज इक्वल्स टू 4a। दूसरी इक्वेशन मेरे पास होगी प्यारे बच्चों t माइनस 2g बराबर कितने होगी, 2a। यहाँ से मैंने क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे पास टेंशन का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन से टेंशन आ जाएगी, और टेंशन की वैल्यू को उसके बराबर रख के आंसर लिखूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप याद रखें कि एटवुड मशीन आपने पढ़ी थी, तो एटवुड मशीन के अंदर जो टेंशन होती है उसका एक्सप्रेशन होता है प्यारे बच्चों 2m1m2 g अपॉन m1 प्लस m2। पीछे वाला लेक्चर उठा के देखें तो आप डायरेक्ट टेंशन लिख सकते हैं। यहाँ से जो टेंशन होगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू m1, सर 2 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। तो प्यारे बच्चों यह आ गया 4 10 बाई कितना आ गया 6। तो यहाँ से टेंशन आ गई मेरे पास, और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये 2 ये 3, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 80 बाई 3 न्यूटन। और ये टेंशन एक्चुअल में किसके बराबर है, केवल x1 के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों कुछ इधर होगा, इसका इधर होगा। सिंप्लीफाई, कोई ऐसे नहीं सोचना कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये बस सिंपल ऐसे खींचा और खींच करके अब ऐसे जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहे हैं। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग से, और इसके अंदर क्या निकाल लेंगे, टेंशन T2, that T2 is equals to into m1 m2 g, यानी कि 5 into 3 into 10 divided by 5 plus 3। तो यहाँ से that T2 is equals to, हाँ प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ गया 10, यानी कि 300 divided by 8, यानी कि it comes out to be 150 by 4 and that is 75 by 2। तो ये मेरे पास T2 आ गया है, और इस T2 को क्या लिख सकता हूँ, सर ये जो भी टेंशन होगी क्या ये FSP के बराबर होगा। FSP क्या होता है, K2x2 होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू K2x2। प्यारे बच्चों मुझसे x1 x2 का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ से x1 इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या K1 x1 अपॉन K2x2 इज इक्वल्स टू, यस ये होगा प्यारे बच्चों 80 by 3, और ये मेरे पास आ जाएगा 75 by 2, यानी 8 comes out to be 160 by, यस ये मेरे पास आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 7 जा 21, यानी कि 225। ओके, और चूंकि K1 K2 की वैल्यू मुझे पता है, K1 इज 100, क्या 100x1, और K2 कितना प्यारे बच्चों 200x2 इज इक्वल्स टू 160 by 225। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो x1 x2 का रेशियो होगा ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 320 अपॉन 225। ओके, तो कहने के मायने केवल इतने से है कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई mg को kx के बराबर नहीं करना है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है प्यारे बच्चों, इसको एटवुड मशीन मानेंगे और एटवुड मशीन मान करके टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, ये क्वेश्चन देखिए उसी के ऊपर रिपीटेड है। ये 10 kg, ये 2 kg, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसका आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रिंग से। तो क्या करना है, इसमें t, इसमें t, तो इसमें कितना क्या है बच्चों 2t, यस सर। ओके, यानी कि इसको जो कि आप स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या डाटा बन जाएगा। क्या है बच्चों, मास में स्कूल लिया तो इसलिए t कितना 2t अगर तुम मिल जाओ तो क्या x कैलकुलेट कर लेंगे हम। फिर मैं आपसे बता दूं, याद रखें एटवुड मशीन के एक्सप्रेशन। वैसे तो कई यही कहते हैं यार a नीचे मानो, a ऊपर करो, और पता नहीं क्या क्या करके t निकालो। डायरेक्ट एटवुड मशीन से टेंशन की वैल्यू होती है दैट t इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आएगा 2t, तो दैट t डैश इज इक्वल्स टू 2t।
and that 2t is basically 4m1m2 g upon m1 plus m2 और प्यारे बच्चों t डैश किसके बराबर होगा, ये k x के बराबर होगा, that is equals to k कितना दे रखा है 100 इंटू क्या होगा x। ये सब मुझे पता है तो मैं यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होगा शायद आप लोगों ने पहले रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, क्या याद आ रहा है? यस सर। क्या R1 R2 सीरीज में आपको याद होता था R1 प्लस R2। प्यारे बच्चों अगर ये पैरेलल में होते थे तो क्या 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो स्प्रिंग की नहीं, बेसिकली रेजिस्टेंसेस की बात थी। स्प्रिंग के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। क्रैश कोर्स है, समय कम है वरना मैं इसका डेरिवेशन भी करा देता, लेकिन आप रिजल्ट याद रखें। अगर प्यारे बच्चों K1 K2 है तो जो इस केस में जो K इक्वलेंट होता है 1/K1 प्लस 1/K2 होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। और अगर दो ही स्प्रिंग हो तो इस रिजल्ट को आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट K1 K2 और K1 प्लस K2 से सजा सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों क्या है, इसके अंदर फोर्स हमेशा क्या रहती है सेम, क्योंकि एक साथ जुड़े हैं मासलेस है तो फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर इसके बाद बात करें सेकंड सिचुएशन की, जिसके अंदर आपने दोनों स्प्रिंग्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया। ओके प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन में इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसकी क्या है K2, तो दैट K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ओके, और इसके अंदर फोर्स तो क्या होंगे डिफरेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी इलोंगेशन क्या आएगी, सेम। और अगर प्यारे बच्चों रजे गुंडों में फंस जाए, रजे गुंडों में फंस गई मतलब एक ब्लॉक कहाँ फंस जाए, दो स्प्रिंग के बीच में, तो अगर रजे गुंडों में फंस गई तो यहाँ K1 K2 के हिसाब से प्यारे बच्चों जितना ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही ये वाला इलोंगेट होगा, यानी कि x क्या होंगे सेम। तो इट इज ट्रीटेड लाइक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि इस सिचुएशन में भी जो K इक्विवेलेंट होगा प्यारे बच्चों वो K1 प्लस K2 ही होगा। ओके, आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रिंग इधर लगे हैं और आपसे पूछ रहा है फाइंड K इक्विवेलेंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये दोनों कैसे हैं सर, ये दोनों हैं पैरेलल में, तो K के कितना हो गया K के 3K, ये दोनों भी क्या है पैरेलल में, तो कितना हो गया 3K। यानी कि आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 3K और ये कितना हो गया 3K, और फिर 3K से दैट K इक्विवेलेंट इज 3K प्लस 3K से it comes up to 6K। ओके, इधर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि तीनों स्ट्रिंग कैसे हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ पे जो K इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया बेटे 3K, यानी कि मैं इन तीनों स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में कितना है 3K है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों। पहला, अगर आपसे पूछे मीन पोजीशन कैलकुलेट कीजिए, तो मीन पोजीशन मतलब होता है x नॉट इज इक्वल्स टू mg बाई k, और k कितना होता है, k होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 3K। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए, मैक्सिमम इलोंगेशन है ना, मैंने आपको बताया था जो इसका डबल होता है, यानी कि जो आंसर होगा x नॉट डैश, यानी कि जिसे मैं x मैक्स कह सकता हूँ, दिस x मैक्स इज इक्वल्स टू 2mg बाई 3K। ओके, यानी कि इस जगह पर जाकर के A0 होगा, वो तो होगा x नॉट, और कितना अधिकतम नीचे तक जाएगा यानी कि वो भी 0 होगा, तो उस सिचुएशन में दिस x मैक्स इज इक्वल्स टू 2mg बाई 3K। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और कटिंग ऑफ स्प्रिंग में एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें कि ये दो क्वेश्चंस अक्सर जो है स्प्रिंग से बनते हैं, एक कटिंग ऑफ स्प्रिंग और एक लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो जितने मेहनत हम लोगों ने की है वो सारी की सारी मुझे लगता है शायद अब उसके फ्रूटफुल होने का समय है। यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ये एक स्प्रिंग है। ओके, ये एक स्प्रिंग की क्या प्यारे बच्चों नेचुरल लेंथ है, तो जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर दो सेम मटेरियल के स्प्रिंग लिए जाएं जिनकी लेंथ प्यारे बच्चों एक की है L01 और एक की है नेचुरल लेंथ L02। अभी मैं किसी इलोंगेशन या कंप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लेंथ है L01, इसके लेंथ है L02, और अभी मटेरियल भी क्या रखे जा रहे हैं
द मटेरियल इज सेम। ओके, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में जिस स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा होती है उसका एक कम होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी के अंदर ये चीज समझते हैं। तो यहाँ पे L क्या है प्यारे बच्चों, L है इसकी नेचुरल लेंथ। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है इनवर्स रेशियो में है, यानी कि जो ग्राफ होगा प्यारे बच्चों एक हाइपरबोला होगा, यानी कि K का L0 के साथ, यानी कि जितनी लेंथ ज्यादा उतना K क्या होगा कम, यानी कि इस स्प्रिंग की चूंकि लेंथ ज्यादा है इसके मुकाबले, यानी कि L02 इज ग्रेटर देन L01, तो जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, इसमें से प्यारे बच्चों K2 की वैल्यू छोटी होगी किससे, K1 से। इसी को इसकी स्टिफनेस भी बोलते हैं। अब इस बात को समझने के लिए कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों ये स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ मैंने कहा से है, इसको मैंने कट कर दिया। क्या कर दिया, कट, खींचा नहीं है, कंप्रेस नहीं किया, जस्ट क्या है कट किया है। कैसे कट किया है कि इसकी लेंथ L/3 और इसकी लेंथ कितनी हो गई 12/3, तो मेरे पास दो स्प्रिंग हुए, एक स्प्रिंग जिसकी लेंथ कितनी हुई L/3 और दूसरा क्या होगा 12/3। क्या इनकी लेंथ चेंज हो चुकी है, यस सर। तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होंगे, यस सर। क्या इसकी लेंथ होगी 1/3, तो प्यारे बच्चों इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया 3K, जबकि इसकी स्प्रिंग की लेंथ हो गई है 12/3, तो जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया है वो हो गया है 3K/2। तो इसका मतलब अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K रहा था तो इसका 3K हो गया, इसका 3K/2। अब इसको एक्चुअल में इसका एक बहुत अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स से, छोटी सी, K into L इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों K1 L1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू K2 L2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये K ये L, यानी कि सब K into L। अब बताएं लेंथ कितनी होगी L/3, तो जब लेंथ कितनी होगी L/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K1, छम्मा छम्मा, तो क्या बेटे K1 की वैल्यू कितनी आ गई 3K आ गई। जबकि बात करें इस वाले के लिए क्या K into L, यस सर, और यहाँ पे बात करें तो क्या K2 into 2L/3, तो बेटे K2 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 की वैल्यू आ गई 3K/2। ओके, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्रिंग को कट करने पर नया स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए इसके ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों ये स्प्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है L, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, और ये कह रहा है इसको कट किया कुछ इस तरह से कि जो ये लेंथ L1 है और जो ये लेंथ क्या है L2, प्यारे बच्चों इस L1 और L2 का जो रेशियो है कितना है 2:3, यानी कि मैंने इसको 2:3 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ये जो L1 लेंथ है और ये जो L2 लेंथ है इनके स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों L1 L2 का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना प्यारे बच्चों K2। मुझसे K1 और K2 के क्या पूछ रहा है, वैल्यूज पूछ रहा है। तो आपसे कह रहा है K1 और K2 की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट। अब आपको K1 और K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे पता है L1 is to L2, इस प्यारे बच्चों कितना 2:3, तो इसका मतलब जो L1 होगा दैट L1 इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों इसका सम कितना होगा 2 + 3 5, खूब सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो टोटल लेंथ कितनी है L, तो L लेंथ का कितना पार्ट, 2 पार्ट, जबकि टोटल कितने हैं 5, यानी कि इसका मतलब मेरे पास L1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे प्यारे बच्चों L2 निकालने हैं, तो L2 कितने पार्ट में है, सब 3 में, यानी कि L का कौन सा पार्ट 3, जबकि टोटल पार्ट्स कितना है 5, तो कुल मिलाकर के दिस इज 3/5। अगर तुम मिल जाओ L1 L2 तो क्या K1 K2 कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो क्या प्यारे बच्चों ये K है ये L है, मैं जानता हूँ कि L बराबर K1 L1, प्यारे बच्चों K into L बराबर K1 into L1 कितना है 2L/5, छम्मा, तो यहाँ से जो K1 होगा प्यारे बच्चों वो 5K/2 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो क्या K into L बराबर K2 into L2, यानी कि दिस इज 3L/5, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो मेरे पास K2 होगा दिस कम्स आउट टू बी 5K/3। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ K1 K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। 3L लेंथ का स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3K, कितना 3K। चलिए क्या बच्चों यहाँ से इसको काटा मैंने कितने लेंथ में L बराबर लेंथ में, और बराबर लेंथ में काटने के बाद मैंने इसको कुछ इस तरह से एक अनमास्क ब्लॉक के साथ हैंग कर दिया है। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि
मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स मैक्स कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों एक्स मैक्स कैलकुलेट करने का सर ने तरीका बताया, तो जो मास होता है उसका डबल करके 12 के इक्वल कर दें तो आपके पास क्या है, एक्स मैक्स आ जाएगा। ये मैक्सिमम इलोंगेशन है। क्या है? मैक्सिमम इलोंगेशन। और अगर मीन पोजीशन पूछे तो ये क्या होता है? मीन पोजीशन का मतलब होता है एक्स नॉट इज सिंपली एम जी बाई के इक्वलेंट। तो मुझसे चूंकि एक्स मैक्स पूछा है तो सबसे पहला काम मुझे के इक्वलेंट निकालना होगा। अब के इक्वलेंट निकालने के लिए प्यारे बच्चों 3 भागों में इसको ब्रेक किया। ये एल 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 एल, यानी कि इसका मतलब क्या, 3k into 3l is equals to, yes, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, k1, that is equals to k1 into l, so that k1 is equals to 9k। प्यारे बच्चों आइडेंटिकल है तो ये भी कितना होगा 9k और ये भी कितना होगा 9k। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो स्प्रिंग्स आए हैं इनके स्प्रिंग कांस्टेंट 9k 9k और 9k हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तीनों पैरेलल में है, जब तीनों पैरेलल में होंगे तो जो इसका k इक्विवेलेंट होगा वो 9k 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 से प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के कम्स आउट टू 27k। यानी कि दिस सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल स्प्रिंग विद k इक्विवेलेंट 27k, मास कितना है m। तो आपसे पूछ रहा है x मैक्स, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दिस x मैक्स इज इक्वल्स टू 2mg डिवाइडेड बाय 27। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। एक्चुअल में जो स्प्रिंग होता है वो रिएक्ट करने में थोड़ा सा क्या लेता है, टाइम। इस बात को महसूस कीजिए, एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसके साथ ये एक दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिस पर है मास 2। ओके, अब प्यारे बच्चों बात करें तो इस पर क्या लग रहा होगा, 2mg इधर लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रही होगी, इस पर ये टेंशन T1 ही रहेगी, इस पर ये mg ही होगा, और यहाँ पर इसमें टेंशन कितनी आ जाएगी, T2। तो जब आप इन फोर्सेस को देखेंगे तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का जब आप एफबीडी बनाएंगे तो ब्लॉक ए का एफबीडी में प्यारे बच्चों T1 इधर, 2mg नीचे, और जब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो T2 ऊपर और mg के साथ साथ क्या है बच्चों T1 नीचे। T1 चूंकि 2mg के बराबर है तो दैट T1 इज इक्वल्स टू 2mg, और यहाँ पे भी कितना रख देंगे 2mg, तो जो T2 होगा वो कितना होगा 3mg। यानी कि इसका मतलब इस स्ट्रिंग के पास जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3mg आ जाएगी। अरे सर कोई नई बात बताइए, क्योंकि बात है तो मैं कोई बात नहीं, आइए ध्यान से देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों यहाँ पर इस स्ट्रिंग की जगह मैं एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्या होगी जरा ध्यान से समझे, यानी कि नहीं, अब प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये वाली रस्सी गई कट, ओके, तो इस रस्सी के कटने पर T2 की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके, तो सर ऑब्वियस है सर, जब इसका घर बर्बाद होगा तो इसके घर में भी दिक्कत तो आएगी आएगी, क्योंकि बड़ा कूद रहा था। अच्छा, T2 कितना दिखा रहा था 3mg, लेकिन जैसे इसकी टेंशन यहाँ कम हुई तो इसका मतलब ऊपर वाली टेंशन चेंज हो गई। यानी कि इसके जस्ट कटने के बाद प्यारे बच्चों ये जो ब्लॉक ए है ये तो हवा में झूल गया, यानी कि इस पर तो कितना लग रहा है 2mg लग रहा है प्यारे बच्चों। इसकी टेंशन कितनी हो गई 0। और अगर मैं बात करूं इस वाले ब्लॉक की तो इस पर T2 और इस पर कितना T1 और इस पर ये क्या था mg, तो चूंकि T1 0 हो गया है तो इसका मतलब ये T1 भी क्या होगा 0। तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग का फोर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब अब जो T2 होगा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने रस्सी काटी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस रस्सी को काटा उस पर टेंशन कितनी हो गई 0। दूसरी चीज जो T2 था, इस T2 का हाथ के हाथ फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि स्ट्रिंग जो होती है वो अपने फोर्स को इंस्टेंटेनियसली क्या करती है, चेंज करती है। और आप इसको फील भी कर सकते हैं, जैसे ये कटेगा ये वाला ब्लॉक यहीं पर रुका रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे मुंह नहीं मारेगा। यानी कि रस्सी कटी, टेंशन एडजस्ट हुई, ब्लॉक क्या रहा, वहीं का वहीं रहा। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में आप इस स्ट्रिंग की जगह पर एक स्प्रिंग यूज करें तो पहली बात तो इंट्यूशन से बताइए कि होगा क्या। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम से बस यहाँ पर आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग लगा दी। अब बताओ जरा इसको काटने पर क्या बिहेवियर डिफरेंट होगा। यस, जैसे ये कटेगा तो ये ब्लॉक रुकेगा नहीं, बल्कि झटके से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये दोनों में फर्क है।
अगर ये रस्सी होती तो क्या होता, रस्सी होती तो एकदम से टेंशन चेंज होकर के mg के बराबर कर लेते और वहीं पे रहता। लेकिन जो स्प्रिंग है प्यारे बच्चों, वो स्प्रिंग इतना आलसी है, इतना लेजी है कि यहां हो गया है, यहां टेंशन कितनी हो गई, 0, लेकिन ये फोर्स बैलेंस नहीं कर पाया और ऊपर वाला फोर्स जो इसके पास आ चुका था, उस फोर्स की वजह से थोड़ा सा क्या करके झटका खा के ऊपर चला गया। ये बात मैं आपको अभी एक क्वेश्चन सेक्शन में समझाने वाला हूं। आइए जरा इस बात को और डिटेल में समझते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने है, ये लेजी महाशय भैया, इनकी तो मतलब कहने क्या है, इनका तो आलस नहीं खुलता है, क्योंकि स्प्रिंग की एक्चुअली लेंथ बढ़ जाती है ना, तो उसको दोबारा वहां तक जाने में टाइम लगता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और चूंकि हम पूछ रहे हैं उसी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर रस्सी काटी गई, तो इसका मतलब स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ पर जाने का समय नहीं मिल पाता प्यारे बच्चों। तो खैर शुरुआत करते हैं। आपसे कह रहा है ए और ए बी निकाले जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटे, जब स्प्रिंग नहीं कटी है तो इसका एफबीडी बनाते हैं। इसके एफबीडी में कटिंग से पहले की बात करें तो क्या 2mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे। रस्सी में टेंशन कितनी आ रही होगी, T1, दैट इज T1। इस रस्सी में टेंशन नीचे, क्या है बच्चों, ये mg T2 जो कि FSP के बराबर होगा, और क्या इसकी वैल्यू होगी, वो T1 प्लस mg होगी। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम से 2mg आ जाएगा। जब इस वाले ब्लॉक की बात करूंगा तो इस वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लग रहा है T2, साथ ही साथ mg, और ये वाला फोर्स जो T1 है, that T1 is equals to 2mg, तो इसके पास कितना आ गया, इसके पास आ गया 3mg। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर। जैसे आपने किसको काटा, स्ट्रिंग को काटा, तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग को काटने पर स्ट्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता। स्ट्रिंग को काटने पर स्ट्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंग लेजी है, इसकी लेंथ ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जैसे ही रस्सी काटी, यानी कि आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, आफ्टर नहीं बल्कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, कटिंग द स्ट्रिंग, तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग कटने के बाद ये T1 तो क्या हो गया 0, यानी कि ब्लॉक ए की बात करो तो ब्लॉक ए पर लग रहा था 2mg, इंस्टेंटेनियसली टेंशन कितनी हो गई 0। और प्यारे बच्चों इधर की बात करें तो इसका मतलब सर यहाँ पर mg लग रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये T1 लग रहा है, और ये जो T2 है, क्या T2 इसकी जेब में कितना पहुंच गया है, इसकी जेब में पहुंच गया है 3mg। कितना, 3mg। भैया तेरे साथ हो कुछ भी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये राजू था, राजू की शादी थी, राजू की शादी हुई, शादी के लिए राजू ने क्या किया, धर्मशाला बुक की, लाला जी को पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए लाला जी को? लाला जी को 3mg पैसे दे दिए। अब सोचो बेचारे की शादी टूट गई। अब शादी टूट गई तो लाला जी को पैसे वापस करने चाहिए ना, लेकिन लाला जी की जम के बैठ गए, कह रहे नहीं यार, बिका हुआ माल ना तो वापिस होगा ना ही बदला जाएगा। इसका मतलब मेरे पास तो 3mg आ गए भाई, तेरे साथ जो है मुझे उससे क्या लेना देना। तो ये बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्चुअल में इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों T1 कितना हुआ 0, यहाँ पे T1 भी कितना हुआ 0, होना तो चाहिए था यहाँ भी mg, लेकिन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, तो ये फोर्स कितनी रही, 3mg रही। इसके 3mg होने के कारण जो मैं आपको बता रहा था कि झटका खाता है, ये फोर्स प्यारे बच्चों अनबैलेंस फोर्स हो गए। तो इस अनबैलेंस फोर्स के कारण AB के पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस अनबैलेंस के कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ जाएगा। और क्या प्यारे बच्चों लिख सकता हूं 2mg बराबर 2ma, तो यानी कि A बराबर G डाउनवर्ड। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं 3mg माइनस mg इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों m इंटू AB, यानी कि दिस AB इज इक्वल्स टू 2g अपवर्ड्स, यानी कि ये वाला ब्लॉक झटके के साथ क्या जाएगा, 2g एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहा है। एक क्वेश्चन से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। आइए प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800 2121 1821 799 1800 2121 799।